पिछले क्लास में जो हम लोग किए थे पार्ट 1 वीडियो, वह समझ लो अपना, तो वह पार्ट 1 अपना था। जो बच्चे पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं मेरा, वह जाकर देख लें। उसमें से हम लोग ईपीएस का 1 से लेके 10 चैप्टर कवर किए थे। कितने चैप्टर कवर किए थे? 1 से लेके 10 तक पूरा का पूरा चैप्टर वहां पे कवर किया गया है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, या जाकर प्ले लिस्ट में आप वहां से चेक कर सकते हैं अखिलेश कॉमर्स ट्यूटोरियल चैनल पे जाकर। ठीक है, चलिए। सर सब्जेक्टिव कब से है? सब्जेक्टिव भी कराऊंगा एग्जाम के कुछ दिन पहले। मैं एक सब्जेक्टिव का लेकर आऊंगा, आप टेंशन मत ले। ठीक है, तो हम लोग पार्ट 1 आप जो नहीं देखे हैं जाकर वहां पे देख लीजिए। आज हमारा जो रहेगा पार्ट 2 वीडियो है स्टूडेंट, क्लियरली। तो आज हम लोग इसमें चैप्टर नंबर 10 से लेकर के 11 से लेकर के जितने क्वेश्चन जो बनेंगे लास्ट चैप्टर तक मैं पूरा का पूरा कवर करने वाला हूँ। चैप्टर नंबर 11 से हम लोग जितना क्वेश्चन बनने वाले हैं पूरा का पूरा कवर करने वाले। कौन सा चैप्टर है यार? 11 है। कौन सा चैप्टर है? 11 है, क्लियरली। तो इसमें जितने क्वेश्चन बनने वाले हैं पूरा का पूरा हम लोग कवर करने वाले हैं स्टूडेंट। चलिए, तो हम लोग आते हैं अपने चैप्टर पे। चैप्टर क्या है? फंड फ्लो स्टेटमेंट। आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, आप लोग सभी जानते भी होंगे कि फंड फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, क्लियरली। और जो रेगुलर क्लास के जो विद्यार्थी होंगे उन्हें बहुत अच्छे से इसके बारे में आइडिया होगा, क्लियरली। हम लोग इसको अपने ईपीएस के चैप्टर नंबर 11 में पढ़े थे, क्लियर। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट से आप सवाल आने वाले हैं, जो आप लोग अच्छे तरीके से अगर जो पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से आंसर कर पाएंगे। अगर जो आपका थ्योरेटिकल और मैं बोलूँ कि रेगुलर क्लास में अगर जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन दिक्कत नहीं है। मैं आपको यहाँ पे एनालिसिस के साथ में पूरे डीपली मैं आपको करवाने वाला हूँ, क्लियरली। तो चलिए आज का टॉपिक को स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप सभी ना एक बार इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कर दो। तो जो स्टूडेंट्स कॉमर्स के बच्चे हैं उनके पास एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइएगा। द टर्म्स फंड एज यूज्ड इन फंड फ्लो एनालिसिस मीन्स क्या होता है? ध्यान रखना, कोष प्रवाह विश्लेषण में प्रयुक्त कोष शब्द का आशय क्या हो? केवल रोकड़ से है, चालू संपत्तियां से है, चालू दायित्व से है, चालू संपत्तियों का चालू दायित्व पर अधिक से है? क्या हो जाएगा? कैश ओनली, करेंट एसेट, करेंट लायबिलिटी, एक्सेस ऑफ करेंट एसेट ओवर द करेंट लायबिलिटी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सलाम। जितने स्टूडेंट्स हैं कहीं ना कहीं सभी को आंसर आना चाहिए। अनुज कुमार गुप्ता, सब्जेक्टिव कब से होगा सब्जेक्टिव भी होगा, टेंशन ना ले, क्लियरली। तो चलिए आप लोग आंसर करना स्टार्ट कीजिए। आप लोग जितने स्टूडेंट हैं सभी लोग का आंसर आना चाहिए, क्लियरली। सभी लोग का आंसर आना चाहिए, आप लोग आंसर करिए। क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर? फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का सी आ गया, फर्स्ट का सी आ गया। चलिए, और जितने स्टूडेंट हैं जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग आंसर करते रहिए, कहीं ना कहीं सभी का आंसर आना चाहिए स्टूडेंट। अफरीदी का आ गया आंसर, एमडी सलाम आलम, अनुज कुमार गुप्ता। चलिए आगे आप लोग सभी लोग आंसर करिए, और सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए। तो लिंक को एक बार लिंक को आप लोग शेयर कर दीजिए, और उसके बाद आप लोग आंसर करते रहिए। चलिए ध्यान रखना, क्वेश्चंस को हम लोग पहले अच्छे से रीड कर लेते हैं। क्वेश्चंस को अच्छे से अगर जो हम लोग रीड कर लेंगे तो आंसर हमें पता चल जाएगा। बोलता है कोष प्रवाह विश्लेषण में प्रयुक्त कोष शब्द का आशय क्या होता है? द टर्म फंड एज यूज्ड इन फंड फ्लो एनालिसिस मीन्स क्या? कैश ओनली, करेंट एसेट, करेंट लायबिलिटी, एक्सेस ऑफ करेंट एसेट ओवर द करेंट लायबिलिटी। मैंने आपको अच्छे से सिखाया था कि फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता था। फंड का मतलब क्या होता था कि करेंट एसेट्स ज्यादा है, करेंट लायबिलिटी क्या है? कम है। करेंट एसेट्स क्या है आपका? ज्यादा है, करेंट लायबिलिटी क्या है आपका? कम है। यानी एक्सेस किसका है स्टूडेंट? करेंट एसेट का, किस पे? ओवर दी करेंट लायबिलिटी पे। अगर जो करेंट लायबिलिटी कम है, करेंट एसेट ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे कि इसका मतलब क्या? फंड है। क्या है इसका मतलब? फंड है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या होना चाहिए आपका आंसर? डी। ऑप्शन करेक्ट क्या होना चाहिए आपका? डी इज द करेक्ट आंसर, क्लियरली। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आए, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, परचेस ऑफ गुड्स विल बाय इशूइंग डिवेंचर इज। अगर जो हम लोग कोई गुड्स परचेस करते हैं इशू करके डिवेंचर, इसका मतलब क्या होता है? ऋण पत्र के निर्गमन द्वारा ख्याति का क्रय करना क्या हो जाएगा? ध्यान रखना, ख्याति को क्रय करना है, गुडविल परचेस करना है, लेकिन उसके बदले ना हम डिवेंचर को इशू कर दिया,
हमने ऋण पत्र को इश्यू कर दिया, तब क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ध्यान रखना, ऋण पत्र के निर्गमन द्वारा ख्याति का क्रय कोषों का प्रयोग होता है, कोषों का स्रोत होता है, कोषों का प्रवाह नहीं, कोई मतलब प्रवाह नहीं होता। कोषों का प्रवाह मतलब कि नो फ्लो और नो फ्लो ऑफ फंड, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। परचेस ऑफ गुडविल बाय इश्यू डिवेंचर इज एप्लीकेशन ऑफ फंड है, सोर्स ऑफ फंड है, नो फंड, नो फ्लो ऑफ फंड है, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन को मैं डीपली समझाता हूं, थोड़ा समझना। कोषों का प्रयोग का मतलब कि इसमें पैसा का उपयोग हो रहा है, एप्लीकेशन हो रहा है, यूज हो रहा है, फंड का क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, क्लियरली। कोषों का स्रोत का मतलब कि पैसा आने का चांसेस बढ़ रहा है, यानी मेरे पास सोर्स ऑफ फंड है। याद रखना, जब हम कुछ देकर इशू कर रहे हैं, इशू क्या कर रहा है, डिवेंचर, किसको खरीदने के लिए, परचेस, गुडविल को परचेस करने के लिए। तो नहीं यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ना यहाँ पे फ्लो हो रहा है, सॉरी, ना यहाँ पे एप्लीकेशन हो रहा है, ना यहाँ पे सोर्सेस है, ना यहाँ पे एप्लीकेशन है, ना यहाँ पे क्या है, सोर्सेस है। इसलिए करेक्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए स्टूडेंट, सेकेंड का क्या होना चाहिए, सी द करेक्ट आंसर, नो फ्लो ऑफ फंड, नो फ्लो ऑफ फंड, क्लियरली। यहाँ पे कोई फंड का फ्लो नहीं है, बिकॉज क्योंकि हम आपने बहुत पहले जानते होंगे कि हम कोई सामान के बदले सामान ले रहे हैं ना, तो यह वाटर सिस्टम के अंतर्गत आता है, न इसमें पैसा की आया ना पैसा गया, क्लियरली। तो क्या हो जाएगा, नो फ्लो ऑफ फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। इंक्रीज इन शेयर प्रीमियम इज क्या होगा, अगर जो आपका शेयर की प्रीमियम बढ़ता, अंश अधिमूल्य में वृद्धि होती है, तब क्या होता है। इंक्रीज इन शेयर प्रीमियम इज अ सोर्स ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड, नो फ्लो ऑफ फंड, या नन ऑफ दी। ध्यान रखना, अंश, एक मिनट, अंश अधिकृत अधिमूल्य में वृद्धि कोषों का स्रोत है, कोषों का प्रयोग है, कोषों का प्रवाह नहीं है। कोषों का प्रवाह नहीं मतलब नो फ्लो ऑफ फंड है, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, चलिए आप लोग बताइए। कहीं ना कहीं सभी लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा, बताइएगा। ध्यान रखना, प्रीमियम आपका इंक्रीज कर रहा है, शेयर्स का जो प्रीमियम जो है इंक्रीज कर रहा है, यानी अंश का अधिमूल्य में वृद्धि हो रहा है, तो क्या होगा, हमारे पास कोष का स्रोत क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। कोष का स्रोत क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी सोर्स ऑफ फंड क्या हो रहा है, आ रहा है, सोर्स ऑफ फंड हो रहा है ना। क्या हो जाएगा, सोर्स ऑफ फंड। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आइएगा। निम्नलिखित में कौन गैर चालू दायित्व है, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉन करेंट लायबिलिटी। ध्यान रखना, करेंट लायबिलिटी और नॉन करेंट लायबिलिटी क्या होती है। करेंट लायबिलिटी का मतलब होता है कि जिसका उपयोग हम लोग शॉर्ट टर्म्स या शॉर्ट पीरियड के लिए करते हैं, फॉर एग्जांपल विद इन 12 मंथ। लॉन्ग टर्म्स लायबिलिटीज या लायबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, ध्यान रखना। लॉन्ग टर्म्स लायबिलिटी की जब मैं बात करूंगा स्टूडेंट, तो हम लोग ना मोर देन 1 ईयर के लिए यूज करते हैं, जैसे लोन हो गया, लोन्स हो गए, बैंक लोन लॉन्ग टर्म्स के लिए, बोरोइंग्स हो गए, ये सब लॉन्ग टर्म्स जो लोन होते हैं, मॉर्टेज लोन वगैरह हो गए, ये सब क्या नॉन करेंट लायबिलिटी के अंतर्गत आता है। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर है स्टूडेंट, बताइए आप लोग। ध्यान रखना, क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास, ऑप्शन आपके पास क्या क्या, निम्नलिखित में से कौन गैर चालू दायित्व है, बंधक ऋण। बंधक ऋण का मतलब कोलेटरल सिक्योरिटी के हम लोग देकर बैंक से कुछ लेते हैं, जैसे हम बैंक को कुछ दिया और उसके बदले मैंने बैंक से ऋण लिया, उसको बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी, क्लियरली। मॉर्टेज लोन, क्लियर, बंधक ऋण उसको बोलते हैं। बैंक अधिविकर्ष मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट की बात कर रहा है, अदत्त वेतन और पूर्वदत्त व्यय, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब ध्यान रखना, पहले सवाल को समझ लेते हैं। बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी अगर जब पूछता तो हम लोग बता सकते थे, लेकिन यहाँ पे नॉन करेंट लायबिलिटी पूछा है आपसे। मॉर्टेज लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट तो मेरा करेंट लायबिलिटी के अंतर्गत आता, आपको सबको पता होना चाहिए क्या है करेंट लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग, अगर जो कोई सैलरी बकाया है उसका मतलब ये भी हो कि वो भी करेंट लायबिलिटी है आपका, क्या है करेंट लायबिलिटी है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, कोई एक्सपेंसेस जो मेरा इनकम हुआ ही नहीं और मैंने पहले ही पेमेंट कर दिया, इसका मतलब कि वह करेंट असेट है। तो क्या ऑप्शन मेरे साथ में जाएगा करेंट लायबिलिटी में, सॉरी नॉन करेंट लायबिलिटी में क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। आपका आंसर क्या होना चाहिए स्टूडेंट, ए इज द करेक्ट आंसर, आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखिएगा। क्लोजिंग स्टॉक इज अ, क्लोजिंग स्टॉक क्या है, अंतिम रहतियां जो होती है क्या होती है, कोष का स्रोत है, कोष का प्रयोग है, कोष का प्रवाह नहीं है, इनमें से कोई नहीं।
सोर्स ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड, नो फ्लो ऑफ फंड या नॉन ऑफ दिस, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? चलिए 5 का आंसर सभी लोगों का आना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आपका क्या है स्टूडेंट, बताइए आप लोग। ध्यान रखिएगा, क्या पूछा आपसे? क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम रहतियां। क्लोजिंग स्टॉक से ना मेरा सोर्स हो रहा है, ना मेरा एप्लीकेशन हो रहा है, यानी क्या हो जाएगा करेक्ट आपका आंसर? नो फ्लो ऑफ फंड हो रहा है, यानी इनमें से कोई नहीं ना, ऑप्शन ही नहीं है ना। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका? डी द करेक्ट आंसर। डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपनिंग स्टॉक क्या है आपका? ओपनिंग स्टॉक आपका क्या है? चलिए ओपनिंग स्टॉक आपका क्या है? चलिए बहुत अच्छा। एक मिनट, मैं थोड़ा, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट आ रहा है किसको, मैं चेक कर लेता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक, अच्छा चलिए इसको मैं ना एग्जांपल से समझता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? जो आपका लास्ट ऑफ द ईयर बच जाता है। ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? जो आपका शुरुआत का कुछ बचा हुआ चीज है, जो जिस मतलब ईयर में एंड हो रहा और वो अगले साल में आपका जो हम लोग यूज कर रहे हैं, क्लियरली, बिल्कुल। तो ध्यान रखना, जो ओपनिंग स्टॉक जो होता है स्टूडेंट, ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है। क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है। ओपनिंग स्टॉक जो होता है क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है, एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है। और जो क्लोजिंग स्टॉक होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है? सोर्स ऑफ फंड होता है, सोर्स ऑफ फंड होता है, ठीक है, सोर्स ऑफ फंड होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का हमने गलत आंसर बता दिया था, उसके लिए सॉरी। 5 नंबर का क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर, सोर्स ऑफ फंड होता है, ठीक है, सोर्स ऑफ फंड होता है, यानी कोषों का स्रोत है। क्लोजिंग स्टॉक अंतिम रहती है क्या? कोषों का स्रोत है, क्लियरली। आगे बढ़ा जाए, तो ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन ऑफ फंड हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन ऑफ फंड हो जाएगा। अगर जो हुआ सोर्स ऑफ फंड है क्लोजिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन ऑफ फंड हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। करेंट एसेट्स में क्या इंक्लूडेड है, बताइए। करेंट एसेट में क्या इंक्लूडेड है? करेंट एसेट्स में क्या इंक्लूडेड है? चालू संपत्ति में शामिल होता है। करेंट एसेट्स में क्या इंक्लूड है? अब बताइएगा, ऑप्शन कितना ध्यान है क्या, बताइए। फर्नीचर, गुडविल, इन्वेस्टमेंट। देखिएगा, फर्नीचर आपका फिक्स एसेट होता है, फर्नीचर आपका क्या होता है? फिक्स एसेट होता है। गुडविल जो होता है आपका फिक्स इनटेंजिबल एसेट होता है, यानी इनटेंजिबल कैटेगरी का वो एसेट है जिसको इनविजुअली हम लोग देख सकते हैं, क्लियरली। और इन्वेस्टमेंट भी आपका फिक्स होता है। ऐसे इन्वेस्टमेंट अगर जो शॉर्ट टर्म के लिए है तब करेंट एसेट माना जाता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का अगर जो कुछ स्पेसिफिक नहीं क्लियर किया हो, कुछ मेंशन नहीं हो, तब हम लोग उसको लॉन्ग टर्म से इन्वेस्टमेंट मानते हैं। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका? डी द करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डेप्टर्स। क्या हो जाएगा? डेप्टर्स आपका हो जाएगा, यानी देनदार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्यों रहा, चलिए। प्लांट एवं मशीन पर हराश क्या है? डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अगर जो हम लोग कोई प्लांट पे डिप्रिसिएशन लगाते हैं या मशीन पे कोई डिप्रिसिएशन लगाते हैं, तब वह क्या है? बताइएगा आप लोग, तब वह क्या है? सोर्स ऑफ फंड है, एप्लीकेशन ऑफ फंड है, नो फ्लो ऑफ द फंड है, क्या होता है बताइए। सबका ये आ रहा है,
चलिए सभी लोग आंसर करते रहिए आप लोग। रोशन गुप्ता ए, अनु कुमारी सोर्स ऑफ फंड, एमडी सलाम ए, सब एक दूसरे को कॉपी पेस्ट कर रहा है, सब एक दूसरे को देखकर कॉपी पेस्ट कर रहा है। बताओ करेक्ट आंसर बताओ क्या हो जाएगा। डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज सोर्स ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड। चलिए बहुत अच्छा, चलिए अब मैं आंसर कर देता हूं इसको। चलिए अब मैं आंसर कर देता हूं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। हेलो अंकित, कैसे हो, बोलो। हाँ ध्यान रखना, क्या आपसे सवाल पूछा है वो सवाल को समझता है। डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, एक्चुअल में तो मेरा ना सोर्स ऑफ फंड है ना एप्लीकेशन ऑफ फंड है, ना सोर्स ऑफ फंड है ना एप्लीकेशन ऑफ फंड है, नो फ्लो ऑफ फंड है या नन ऑफ दीज है। लेकिन हम इसको कंसीडर करके क्या चलते हैं, सोर्स ऑफ फंड। क्या कंसीडर करके चलते हैं, सोर्स ऑफ फंड। इसलिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कोष का स्रोत, कोष का स्रोत, सोर्स ऑफ फंड। ध्यान रखना, वास्तव में अगर जो हम लोग डिप्रिसिएशन को कंसीडर करते हैं तो नहीं तो इससे पैसा आता है और नहीं तो इससे पैसा जाता है, क्लियरली। लेकिन फिर भी हम लोग ना डिप्रिसिएशन को हम लोग क्या करते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट में सोर्स ऑफ फंड को कंसीडर करके चलते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। कब तक लाइव क्लास चलेगा? लाइव का कोई लिमिटेड टाइम नहीं है, जब तक खत्म हो जाए पूरा का पूरा क्वेश्चन उसके बाद। चलिए, इंक्रीज इन फिक्स एसेट ड्यू टू कैश परचेस। ध्यान रखना, नगद क्रय के कारण अस्थायी संपत्ति में वृद्धि है। कोषों का स्रोत, कोषों का प्रयोग, कोषों का अंत प्रवाह, इनफ्लो ऑफ फंड या इनमें से कोई नहीं। इंक्रीज इन फिक्स एसेट ड्यू टू कैश परचेस इज सोर्स ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड, इनफ्लो ऑफ द फंड, इनफ्लो ऑफ फंड या नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, चलिए बताइए आप लोग। क्या क्या प्रॉब्लम है भाई, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, बोलो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, देखिएगा अगर हम लोग कोई सामान कैश में परचेस कर रहा है, डेट मींस क्या कि हम पैसा को यूज कर रहे हैं ना, हम पैसा को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। यूज करने का मतलब क्या, हम पैसा को प्रयोग कर रहे हैं, यानी कोषों का प्रयोग हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी द करेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ क्या हो जाएगा, फंड। एप्लीकेशन ऑफ क्या हो जाएगा, फंड। चलिए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉन करेंट एसेट। निम्नलिखित में से कौन गैर चालू संपत्ति है। करेंट एसेट आपसे नहीं पूछा स्टूडेंट, क्या पूछा आपसे, नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट। ध्यान रखना, नॉन करेंट एसेट को ही फिक्स एसेट बोला जाता है। नॉन करेंट एसेट को ही क्या बोला जाता है, फिक्स एसेट बोला जाता है। चलिए, आफरीदी, सिंपी शर्मा, संजय सौ, रोशन गुप्ता, मोहम्मद हुजैफा, अनु कुमारी, निवेदिता, कहीं ना कहीं सभी स्टूडेंट का आंसर करेक्ट आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा आप लोग समझिएगा, इस सवाल को समझिएगा। क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन गैर चालू संपत्ति है। गैर चालू संपत्ति, डेप्टर्स इट इज अ करेंट एसेट, इट इज अ करेंट एसेट। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस खर्चे अभी नहीं एट द टाइम, लेकिन मैंने पहले अभी का मतलब फ्यूचर का एक्सपेंसेस को अभी पेड कर दिया, यानी मेरा एसेट्स है। क्या है, मेरा एसेट्स है। बिल्स रिसीवल, मैं पैसा लूंगा, रिसीव करूंगा, इट मींस क्या, एसेट्स है आपका। लेकिन गुडविल क्या है आपका, इनटेंजिबल एसेट्स है। इनटेंजिबल एसेट्स को भी मैं इन करेंट, नॉन करेंट एसेट बोल सकता हूं, नॉन करेंट एसेट बोलते हैं ना। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका, ए इज द करेक्ट आंसर। 14 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा स्टूडेंट, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल डू परचेस ऑफ प्लांट इन वर्किंग कैपिटल। प्लांट का क्रय कार्यशील पूंजी में क्या करेगा। अगर जो हम लोग एक मतलब प्लांट को खरीदते हैं, तो बताइए प्लांट को खरीदते हैं यानी प्लांट समझते हैं ना, प्लांट फिक्स एसेट है वो, क्लियरली। तो फिक्स एसेट को खरीदने से कार्यशील पूंजी में यानी वर्किंग कैपिटल पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है।
बताइए क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, नो इफेक्ट रहेगा, या नॉन ऑफ दी एबव, या नॉन ऑफ दी एबव, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बताइए आप लोग। चलिए बताइएगा, प्लांट का क्रय कार्यशील पूंजी में क्या करेगा, कमी करेगा, वृद्धि करेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या उपयुक्त में ए और बी, ना ए और ना बी, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बताइएगा। प्लांट का क्रय करने से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, चलिए सभी का आंसर आना चाहिए। फर्स्ट, प्लांट का क्रय करने से क्या हो जाएगा, ठीक है। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो वो वर्किंग कैपिटल और दोज कैपिटल विच आर यूज्ड फॉर ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए डेली का जो हम लोग एक्सपेंसेस को हम लोग जो खर्चे जो हम लोग पेमेंट करते हैं उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग कैपिटल को यूज करते हैं। क्लियरली वर्किंग कैपिटल को हम लोग यूज करते हैं, लेकिन क्या बोलता है कि व्हाट विल द, मतलब अगर जो व्हाट विल डू परचेस ऑफ अ प्लांट इन वर्किंग कैपिटल, अगर जो हम लोग मतलब प्लांट परचेस करते हैं तो वर्किंग कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा, डिक्रीज, यानी कमी हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल का क्या होगा, कमी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन अगले चैप्टर पे, अगले क्वेश्चन अगले चैप्टर पे, अगले चैप्टर पे हम लोग अगले क्वेश्चन को करने वाले हैं। क्लियरली ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स आप लोग बहुत डिमोटिवेट होते हो लेकर एग्जाम को कि हम कैसे तैयारी करें, क्या करना है, नहीं करना है। अब एग्जाम बहुत नजदीक है, टेंशन नहीं लेना है, जीवन में वही व्यक्ति असफल होते हैं, ध्यान रखना, जीवन में वही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते हैं कि हमसे ना हो पाएगा। क्या मैं बोला कि जीवन में वही व्यक्ति असफल हो पाते हैं, हो जाते हैं, जो सोचते हैं कि हमसे ना हो पाएगा। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, यू कैन डू एवरीथिंग। क्लियरली तो ध्यान रखना, आप यह ठान लो कि हम कर सकते हैं, जितने समय आपके पास बचा है उतना में ही आप अच्छे कर सकते हो, जितना समय आपके पास बचा है स्टूडेंट आप उतना में ही अच्छे कर सकते हो, आप उतना में ही चीजों को आप अच्छा कर सकते हो, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मिनिमम रिसोर्सेस में हम लोग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना जानते हैं, मिनिमम रिसोर्सेस में क्या करना जानते हैं, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना जानते हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियरली अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, अगले क्वेश्चन जो आपका चैप्टर का है लेखांकन अकाउंटिंग रेशियो, क्या है, अकाउंटिंग रेशियो। क्लियरली अकाउंटिंग रेशियो से हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, तो ध्यान रखिए। चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर अकाउंटिंग रेशियो का पहला चैप्टर का पहला मतलब इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करिए। क्या हो जाएगा, द टू बेसिक मेजर ऑफ लिक्विडिटी आर, तरलता मापने का दो मुख्य माप है, दो मुख्य माप है, क्या हो जाएगा। मैंने आपको ना रेगुलर क्लास में आपको बताया था कि लिक्विडिटी रेशियो को दो टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स में बांटा गया, एक बांटा गया है करेंट रेशियो में और एक बांटा गया है क्विक रेशियो में। क्विक रेशियो का बहुत सारा नाम, तीन नाम दिया गया है, लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। ध्यान रखिएगा, क्विक रेशियो को क्या बोला गया है, क्विक रेशियो की क्या बोला गया स्टूडेंट, क्विक रेशियो की क्या बोला गया है, क्विक रेशियो को ही बोला गया है लिक्विड रेशियो, क्या बोला गया, लिक्विड रेशियो बोला गया है, क्या बोला गया, लिक्विड रेशियो। और इसी को बोला गया एसिड टेस्ट रेशियो, क्या बोला गया, एसिड टेस्ट रेशियो। तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, करेंट रेशियो और एक हो जाएगा लिक्विड या क्विक रेशियो, तो दो रेशियो हो जाएगा, लिक्विड या क्विक या एसिड टेस्ट रेशियो, क्या हो जाएगा, दो हो जाएंगे। तो दो आपको किस में दिख रहा है, आपको बताइए, आपको किस में दिख रहा है, यानी चालू अनुपात और तरल अनुपात। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लिक्विड रेशियो में लिक्विडिटी रेशियो में कितने रेशियो होते हैं, करेंट रेशियो और लिक्विड रेशियो, करेंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बताइएगा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज जनरली शो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो किसमें शो होता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो किसमें शो होता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो किसमें शो होता है। रोशन गुप्ता आप कहां से हैं बताओ, मैं पहचान नहीं पा रहा हूं आपको। चलिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होता है बताइए, लाभप्रदता अनुपात, लाभप्रदता अनुपात को सामान्यतः किसमें प्रदर्शित करते हैं हम लोग, बताइएगा किसमें प्रदर्शित करते हैं। चलिए फर्स्ट आप लोग का आंसर आना चाहिए स्टूडेंट, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा। किसमें शो करता है? परसेंटेज में। किसमें? परसेंटेज में, यानी प्रतिशत में दिखाते हैं। किसमें दिखाते हैं? परसेंटेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है? चलिए, स्टॉक टर्नओवर रेशियो कम्स अंडर, किस रेशियो के अंतर्गत स्टॉक टर्नओवर रेशियो को रखा जाता है? अच्छा, अंकित हो, ठीक है, पहचान लिए। बताइएगा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो को किस रेशियो के अंतर्गत रखा जाता है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो के किस रेशियो के अंतर्गत रखा जाता है? स्कंद आवर्त अनुपात आता है। मैंने आपको बताया था किस रेशियो के अंतर्गत आएगा? लिक्विडिटी नहीं, सॉरी, एक्टिविटी रेशियो। किसके अंतर्गत आएगा? एक्टिविटी रेशियो के अंतर्गत आएगा। क्या हो जाएगा? एक्टिविटी रेशियो के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियरली? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आपका? सी द करेक्ट आंसर। सी द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन सही आपका? सी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। बहुत अच्छा, वेल डन। हाँ सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत अच्छा, ऐसे ही जवाब करते रहिए, आप लोग देते रहिए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। करेंट रेशियो, करेंट रेशियो, करेंट एसेट, करेंट और लाइबिलिटी किसका पार्ट है? आपको पता है ना किसका पार्ट है? बताओ। हम लोग करेंट एसेट, करेंट लाइबिलिटी को हम लोग कहां दिखाते थे? कहां दिखाते थे बताइए? तो करेंट रेशियो किस में जाएगा बताइए आप लोग। चलिए आंसर करिए आप लोग फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए आप लोग। ध्यान रखना स्टूडेंट, करेंट रेशियो किसके अंतर्गत आएगा? तो करेंट रेशियो जो आ जाएगा करेक्ट किसके? आर्थिक चिट्ठा में जाता है ना, बैलेंस शीट में जाता है पूरा का पूरा। किस में जाएगा? बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट रेशियो में आएगा। किस रेशियो में आएगा? बैलेंस शीट रेशियो में आएगा। चलिए, ऑपरेटिंग रेशियो है, ऑपरेटिंग रेशियो इज, ऑपरेटिंग रेशियो इज, ऑपरेटिंग रेशियो किसके अंतर्गत आता है? ऑपरेटिंग हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट रेशियो हो, या फिर ग्रोस प्रॉफिट रेशियो हो, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो हो, कहीं ना कहीं सारा का सारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंतर्गत आते हैं। किस रेशियो के अंतर्गत आता है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंतर्गत आता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आपका? ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना, संचालन अनुपात है, संचालन अनुपात क्या है? लाभप्रदता अनुपात के अंतर्गत आता है। किस अनुपात के? लाभप्रदता अनुपात के अंतर्गत आता है। चलिए, अगले क्वेश्चन देखिएगा। अम्ल परीक्षण अनुपात की गणना करने में निम्नलिखित संपत्तियों में कौन से संपत्ति को ध्यान में नहीं रखा जाता है? बताइए, बताइए आप लोग। जब एसिड टेस्ट रेशियो जब हम लोग निकालते थे, एसिड टेस्ट रेशियो जब हम लोग निकालते थे, आपको मैंने अभी जस्ट बताया था कि एसिड टेस्ट रेशियो को क्या बोला जाता है? लिक्विड रेशियो, या फिर हम क्या बोलेंगे उसको? क्यूक रेशियो। क्या बोलेंगे? क्यूक रेशियो। अब जब क्यूक रेशियो जब हम लोग निकालते हैं तो क्या माइनस करते थे? आपको याद आ रहा है कुछ? क्या माइनस करते थे? दो आइटम्स को माइनस करते थे। एक तो प्रीपेड एक्सपेंसेस को, जब सॉरी, जब क्यूक एसेट जब हम लोग निकालते थे, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है क्यूक रेशियो का? क्यूक एसेट डिवाइडेड बाय क्यूक, सॉरी, करेंट लायबिलिटी। क्यूक एसेट डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी क्या होता था फॉर्मूला? क्यूक एसेट, क्यूक एसेट डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी। अब तो करेंट लायबिलिटी तो नॉर्मली आपको सबको पता है कैसे निकाला जाता है, क्योंकि टोटल करेंट लायबिलिटी को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? करेंट लायबिलिटी आ जाएगा। क्लियरली? अब लेकिन क्यूक एसेट्स निकालने का क्या फॉर्मूला मैंने बताया था? करेंट एसेट्स माइनस, क्या बताया था क्यूक एसेट का फॉर्मूला मैंने? करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब क्या करना था कि हम लोग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्या करते थे? माइनस करते थे। तो वही चीज तो है कि किसको कंसीडर नहीं करना है? नोट कंसीडर। तो हम लोग किसको नहीं? स्टॉक को कंसीडर नहीं करते हैं। किसको नहीं कंसीडर करते हैं? स्टॉक को कंसीडर नहीं करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सीधा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए, फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो इज जनरली सो इन, वित्तीय स्थिति अनुपात को सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। वित्तीय स्थिति अनुपात को सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। बताइए, ध्यान रखना,
फाइनेंशियल पोजीशन जो हम लोग जो दिखाते हैं स्टूडेंट, फाइनेंशियल पोजीशन हम लोग सिंपल रेशियो में दिखाते हैं। किसमें शो करते हैं? सिंपल रेशियो में। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका? ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। फाइनेंशियल पोजीशन को किस रेशियो में हम लोग दिखाते हैं? वित्तीय स्थिति को किस अनुपात में दिखाते हैं? साधारण अनुपात में, यानी सिंपल रेशियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडियल करेंट रेशियो क्या होता है? आइडियल करेंट रेशियो क्या होता है बताइए आप लोग। ध्यान रखना, आइडियल करेंट रेशियो पूछे, आइडियल क्विक रेशियो पूछे, आइडियल करेंट और आइडियल क्विक आपसे पूछ दे तो आप क्या करोगे? ध्यान रखना, आइडियल क्विक पूछे और आइडियल करेंट रेशियो पूछे। करेंट रेशियो पूछेगा हम लोग 2:1 बोलेंगे, क्विक रेशियो पूछेगा 1:1 बोलेंगे। क्लियरली, एक होता है डेब्ट इक्विटी रेशियो। क्या होता है? डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो पूछेगा फिर भी हम लोग क्या बोलेंगे? 1:1 बोलेंगे। जिसको नहीं पता है नोट कर लीजिए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी को गुड इवनिंग। चलिए, इसको जिसको नहीं पता नोट कर लीजिए। क्या हो जाएगा? आदर्श चालू अनुपात क्या होता है? 2:1। क्या होता है? 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिएगा, जस्ट मैंने जो क्वेश्चन आपको बताया वो आ गया। बताइए आप लोग, बताइए आंसर बताइए। क्या हो जाएगा? आइडियल डेब्ट इक्विटी रेशियो, आइडियल डेब्ट इक्विटी रेशियो, आइडियल डेब्ट इक्विटी रेशियो। आदर्श ऋण क्षमता अनुपात क्या होता है? आइडियल डेब्ट इक्विटी रेशियो, आदर्श ऋण क्षमता अनुपात। हिंदी में तो बोल रहे हैं भाई, कौन सा अंग्रेजी में बोल रहा हूं, हिंदी में तो बोल रहे हैं ना। चलिए, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बताइए। आदर्श ऋण क्षमता अनुपात क्या होता है? अभी जस्ट तो मैंने बताया ना। क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। Which of the following is not an operating expenses? इसमें से कौन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संचालन व्यय नहीं है? संचालन व्यय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मींस क्या? कि those expenses which are incurred in operate a business और चलिए, एक बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चे हम लोग कर रहे हैं, बताओ कौन कौन खर्चे इसमें से बिजनेस के चलाने के लिए करते हैं और नहीं करते? एडवर्टाइजमेंट हम लोग बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए करते हैं, सेल्स को इंक्रीज करने के लिए करते हैं, वेजेस मजदूरी जो हम लोग देते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, रेंट हम लोग मजदूरी जो रेंट जो दे रहे हैं बिजनेस को चलाने के लिए दे रहे हैं। करेक्ट आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट क्या? प्रारंभिक व्यय, अपलिखित व्यय जो होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी द करेक्ट, बी द करेक्ट। नेक्स्ट, लिक्विडिटी रेशियो इज, मैंने बहुत अच्छे से इसको अभी जस्ट बताया था। अभी लिक्विडिटी रेशियो का भी जस्ट मैंने बताया था। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? लिक्विडिटी रेशियो इज, बताइए। तरलता अनुपात है, लिक्विडिटी रेशियो इज। मैंने अभी बताया ना, करेंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो में आता है, करेंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो में आता है। 11 नंबर सवाल का जवाब करिए आप लोग, 11 का आप लोग जवाब दीजिए। बताइए, चालू अनुपात तरल अनुपात मैंने अभी जस्ट बताया था। चालू अनुपात और तरल अनुपात मैंने जस्ट बताया था। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका? सीधा राइट आंसर, सीधा राइट आंसर। क्योंकि लिक्विडिटी रेशियो का दो ही टाइप्स होते हैं, क्विक रेशियो बोलो या करेंट रेशियो बोलो, या लिक्विडिटी रेशियो लिक्विड रेशियो बोलो या करेंट रेशियो बोलो, या फिर एसिड टेस्ट रेशियो बोलो और करेंट रेशियो बोलो। आप जो भी बोलना चाहते हो बोल सकते हो। क्लियरली, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चैप्टर खत्म। अकाउंटिंग रेशियो से जितने क्वेश्चन थे हमने करवा दिया आपको। चलिए, अगले चैप्टर हम लोग 13 की ओर आते हैं। 13 नंबर चैप्टर हमारा क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए, चैप्टर क्या है? ब्रेक इवन एनालिसिस, सम विच्छेद विश्लेषण। ब्रेक इवन एनालिसिस, सम विच्छेद विश्लेषण। चलिए, क्वेश्चन को देखते हैं। बताइए आप लोग, निम्न में से कौन सी सम विच्छेद विश्लेषण की सीमा नहीं है? तकनीकी स्थिरता, लाभ लागत विभाजन, बहु उत्पाद फर्म की उपयुक्तता, विक्रय मूल्य में परिवर्तन।
क्या बोलता है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट लिमिटेशंस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। इसमें से कौन ब्रेक इवन एनालिसिस का लिमिटेशंस नहीं है? टेक्निकल स्टेबिलिटी, कोस्ट सिग्रेशन, या एप्लीकेबिलिटी ऑफ द मल्टी प्रोडक्ट फॉर्म, चेंज इन सेलिंग प्राइस। देखिएगा ब्रेक इवन का ये भी एनालिसिस, ये भी मतलब मैं बोल सकूं ये भी लिमिटेशंस है, ये भी लिमिटेशंस और ये भी लिमिटेशंस है। यानी यह तीनों जो है ब्रेक इवन एनालिसिस का लिमिटेशंस है, लेकिन ए जो है वह लिमिटेशंस नहीं है। इसलिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट, ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूटिलिटी ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। इसमें से कौन, निम्न में से कौन सी सम विच्छेद विश्लेषण की उपयोगिता है? कौन उपयोगिता है? रिस्क वैल्यूएशन, अंडरस्टैंडिंग अकाउंटिंग डेटा, या प्रॉफिट इंप्रूवमेंट। अरे भैया सब तो बेनिफिट्स ही है ना, सब तो इंपॉर्टेंट है, सब यूटिलिटी है, बहुत जरूरी है। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका? डी, डी द करेक्ट आंसर, उपयुक्त में से सभी। कंट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला होता है बताओ? मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, C इज इक्वल टू सेल्स माइनस V, C इज इक्वल टू S माइनस V, S माइनस V। बताइए आप लोग। बहुत अच्छा, बताइए फर्स्ट। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम। चलिए बताइए आप लोग, आंसर करते रहिए फास्ट। बताइए आप लोग, आंसर करते रहिए फास्ट। क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशंस का मतलब क्या होता है? कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन बराबर मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। किसके साथ में मैच कर रहा है ब्रो? किसके साथ में मैच कर रहा है? ध्यान रखना, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑप्शन नंबर बी के साथ में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एमओएस, एमओएस क्या होता है? मैंने लिखवाया, ये सब क्वेश्चन करवाया हुआ, बहुत इजी है, मैं रेगुलर क्लास में आपको करवाया था। एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बताइए मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? ठीक, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है बताइए आप लोग, आप लोग फास्ट करते रहिए आंसर। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? चलिए आंसर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सबका आ रहा है। ध्यान रखना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो मैंने जो फॉर्मूला लिखवाया था आपको, शायद आपको नहीं पता हो, लेकिन मैं आपको फिर से करवा दे रहा हूं, आप टेंशन ना लें। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो मैं फॉर्मूला लिखवाया था, आपको क्या याद आ रहा है? आपको कुछ याद आ रहा है? कुछ नहीं याद आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, नहीं याद आ रहा, ध्यान से आप लोग एक बार फिर से लिख लीजिएगा। एमओएस इज इक्वल टू, एमओएस इज इक्वल टू क्या होता है? एमओएस, एमओएस इज इक्वल टू जो मैंने फॉर्मूला लिखा, एक्चुअल सेल्स, वास्तविक सेल आपका क्या है? एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल, ब्रेक इवन पॉइंट सेल। क्या लिखवाया था? ब्रेक इवन पॉइंट सेल। ऑप्शन नंबर किसके साथ में मैच कर रहा है? एमओएस का क्या मतलब होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। देखिएगा सुरक्षा सीमा क्या है? सुरक्षा सीमा, वास्तविक बिक्री घटाओ बीआईपी, बीईपी होना चाहिए था ना, बीईपी, ठीक है, बिक्री। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बीज करेक्ट, बीज करेक्ट।
चलिए बहुत अच्छा। अरे सॉन्ग में वैसा कुछ नहीं है, आप लोग काहे इतना उसको दिल पे ले रहे हैं भाई। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस, इसमें से कौन कौन मेथड है जो कंप्यूटेशन ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं। चलिए बहुत है। क्या होता है, निम्न में से कौन सा संविच्छेद विश्लेषण की गणना का तरीका है। और भैया गणना का तरीका ब्रेक इवन एनालिसिस का तो दोनों होता है, मैथमेटिकल भी होता है, ग्राफिकल भी होता है, यानी बोथ हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी द करेक्ट। किसके साथ में हम लोग जाएंगे भाई, किसके साथ में जाएंगे, सी के साथ में ना। चलिए किसके साथ में, सी के साथ में जाएंगे। नेक्स्ट चलो बताओ, पीवी रेशियो का भी फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। पीवी रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, पीवी रेशियो का क्या फॉर्मूला बताया था आपको, याद आ रहा है कुछ, याद आ रहा है कुछ आपको। चलिए पीवी रेशियो का क्या फॉर्मूला बताया था आपको, कुछ याद आ रहा है, याद नहीं आ रहा है तो लिख लीजिएगा। पीवी रेशियो का जो मैंने आपको फॉर्मूला जो बताया था स्टूडेंट, आपको अगर जो याद आ रहा है तो सही है, नहीं तो आप लिख लीजिएगा, सी डिवाइडेड बाई एस इंटू 100, सी डिवाइडेड बाई एस इंटू 100, सी डिवाइडेड बाई एस इंटू 100, यानी कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100। चलिए पढ़ाई पे ध्यान लो, पढ़ाई पे ध्यान दे दो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर ना, बहुत अच्छा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बताइए, सम विच्छेद बिंदु का क्या सूत्र होता है भैया, ब्रेक इवन पॉइंट का, ब्रेक इवन पॉइंट का क्या सूत्र होता है, क्या फॉर्मूला होता है ब्रेक इवन पॉइंट का, ब्रेक इवन पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है बताओ कमेंट करके फर्स्ट। फाइव का ए, 7 का बी, 7 का ए, नो प्रॉफिट नो लॉस, वो तो सही है, फॉर्मूला बताओ। बी ई पी, जब भी फॉर्मूला आपसे पूछ दे, बीपी का जब भी आपसे फॉर्मूला पूछ दे, ब्रेक इवन पॉइंट का जब भी आपसे पूछ दे, क्या करते थे, फिक्स कॉस्ट में हम लोग पीवी रेशियो से डिवाइड कर देते थे, फिक्स कॉस्ट में क्या करते थे, पीवी रेशियो से डिवाइड कर देते थे, यानी फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या करते थे, पीवी रेशियो, क्या करते थे, पीवी रेशियो। क्लियर, तो ऑप्शन किसके साथ में मैच कर रहा, चेक करो ना, किसके साथ में मैच कर रहा, ए के साथ में, किसके साथ में, ध्यान रखना इसमें 100 से मल्टीप्लाई नहीं होता है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई नहीं होता है। बहुत अमन बादल 100 से बी कर रहे थे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई नहीं होता है, क्लियरली फोकस रखना, इस बात को ध्यान रखना। पीवी रेशियो में 100 से मल्टीप्लाई करते थे, क्योंकि पीवी रेशियो का जो फॉर्मूला था, मैंने अभी आपको बताया था कि पीवी रेशियो का जो फॉर्मूला था उसमें हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। जब पीवी रेशियो जब आपका रहता तो उसमें हम लोग सेल्स डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 करते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग सेल्स को डिवाइड, और सॉरी इसमें हम लोग नहीं करेंगे, क्लियरली इसमें हम लोग 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए चैप्टर खत्म। ईपीएस में बहुत कम कम सवाल इसलिए भी आते हैं क्योंकि लंबा चैप्टर कर दिया है थोड़ा, ठीक है, चैप्टर बहुत लंबा, मतलब ज्यादा ज्यादा चैप्टर बना दिया है, इसकी वजह से छोटा छोटा और बहुत ज्यादा चैप्टर बना दिया है। चलिए बहुत अच्छा स्टूडेंट, ऐसे ही मेहनत करते रहिए लगातार। एक लाइन है, जरा सुनना और गौर फरमाना सभी लोग,
कि वक्त तू कितना भी परेशान कर ले, वक्त तू कितना भी परेशान कर ले हमें, लेकिन याद रखना हम किसी मोड़ पर तुझे भी बदल देंगे। बोला गया है कि वक्त तू कितना भी मुझे परेशान कर ले, लेकिन याद रखना हम तुझे किसी मोड़ पर एक दिन बदल देंगे। मतलब जो अभी लाइफ का जो परेशानियां जो आ रहा है ना, ये संघर्ष जो है ना, आप इसको फेस कीजिए। आप इसके साथ में आप लोग क्या बोल रहे हैं भाई, आप इसके साथ में फेस कीजिए, समझे? आप प्रॉब्लम को फेस करना स्टार्ट तो कीजिए। परेशानियां जिंदगी का एक हिस्सा है, पार्ट इज द लाइफ। ये क्या है? लाइफ मतलब एक जिंदगी का एक हिस्सा माना जाता है। प्रॉब्लम से ही हम लोग कुछ आगे करना चाहते हैं, प्रॉब्लम को फेस करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियरली? तो ध्यान रखना, जीवन में अगर जो आपके साथ में समस्याएं आ रही है तो उसको चैलेंजेस लीजिए, मतलब चैलेंजेस की तरह उससे आप लोग फाइट कीजिए, उससे लड़िए और उसे एक चैलेंज दीजिए कि आप जितना भी परेशान कर रहे हो, जितना भी तू परेशान कर रहा है कर ले भाई, मैं तुम्हारे साथ में लड़ूंगा और तुम्हें हरा कर एक न एक दिन दिखाऊंगा। क्लियरली? तो आप इस चीज को फेस कीजिए, प्रॉब्लम को, अगर जो आपके साथ में भी ऐसा जीवन में दिक्कत परेशानी हो रहा है, ठीक है? क्योंकि अगर जो आप स्ट्रगल नहीं करोगे ना अभी, तो सक्सेस बहुत दूर चला जाएगा, आपसे बहुत दूर ज्यादा चला जाएगा। तो जीवन में सफलता पाने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। इनिशियल फेज में बहुत तरीका का प्रॉब्लम को आपको झेलना पड़ेगा। नेक्स्ट चैप्टर का 14 नंबर चैप्टर है वेंचर कैपिटल सोर्सेस एंड मीन्स ऑफ द फंड। चलिए आते हैं। वेंचर कैपिटल इज प्रोवाइडेड फॉर, क्या होता है वेंचर कैपिटल में? आपको पता होना चाहिए कि हाई रिस्क होता है। चलिए, वेंचर कैपिटल में क्या होता है स्टूडेंट? हाई रिस्क होता है। क्या होता है? हाई रिस्क होता है। क्लियरली? तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका? उद्यमी पूंजी उपलब्ध होती है अत्यंत जोखिम इकाइयों हेतु। किसके लिए? तो हाई रिस्क यूनिट्स के लिए मिलता है। क्लियर? तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उद्यमी पूंजी उपलब्ध है किसके लिए? अत्यंत जोखिम इकाइयों के हेतु, अत्यंत जोखिम इकाइयों के लिए उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेंचर कैपिटल थॉट वाज फर्स्टली ऑर्गेनाइजेड, कहां पे ऑर्गेनाइजेड इसको किया गया था, कहां पे लाया गया था? उद्यमी पूंजी एक मिनट, उद्यमी पूंजी विचार सर्वप्रथम उत्पन्न कहां हुआ था? सबको पता होना चाहिए कहां हुआ था? अमेरिका में किया गया था उत्पन्न। कहां सबसे पहले उत्पन्न किया गया था? उत्पन्न कहां पे हुआ था? अमेरिका में हुआ था। कहां हुआ था? अमेरिका में। कहां? अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, बताइएगा। भारत निवेश कोष स्थापित किया गया था किसके द्वारा? आप सभी को मैंने कितने बार ये क्वेश्चन करवाया है ना, किसके द्वारा किया गया था बताइए आप लोग? ग्रिंडलेज बैंक। किसके द्वारा? ग्रिंडलेज बैंक। किसके द्वारा? ग्रिंडलेज बैंक के द्वारा करवाया गया था। बहुत अच्छा सभी लोग का। अरे कौन हंसते? किरण क्यों आंसर गलत कर रही है बार बार? आंसर सही करो अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस इशूड बाय गवर्नमेंट, डेब्ट इक्विटी रेशियो फॉर वेंचर कैपिटल फंड इज, अरे पता है ना 1.5 कितना होता है? इतना सिंपल सवाल 1.5। भारत में सरकार द्वारा निर्गमित दिशा निर्देश के अनुसार साहसिक पूंजी कोष के लिए ऋण क्षमता अनुपात क्या है? तो 1.5 क्या? 1.5। रिक्स कैपिटल फाउंडेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, रिक्स कैपिटल फाउंडेशन किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था? जोखिम पूंजी सलाहकार निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया? किसके द्वारा स्थापित किया गया था बताइए आप लोग। चलिए बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। अरे पता होना चाहिए ना किसके द्वारा भाई? किसके द्वारा? आईएफसीआई। आईएफसीआई किसके द्वारा? आईएफसीआई। रिक्स कैपिटल फाउंडेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय आईएफसीआई। किसके द्वारा?
IFCI। वेंचर कैपिटल कंटेंट्स, उद्यमी पूंजी में रहता है, अभी जस्ट मैंने बताया था क्या हो रहता है भैया, अधिक जोखिम रहता है, उच्च जोखिम रहता है, ज्यादा जोखिम रहता है, हाई रिस्क रहता है। वेंचर कैपिटल में क्या रहता है, हाई रिस्क रहता है। क्या रहता है, हाई रिस्क रहता है। चलिए आगे आंसर करते रहिए फास्ट। बहुत अच्छा, बढ़ा जाए। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, किस ईयर में लाया गया था भाई, क्लियरली बताओ तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारतीय प्रौद्योगिकी विकास एवं आधारभूत निगम स्थापित किया गया था कब, कब किया गया था, किस वर्ष किया गया था, किस वर्ष किया गया था। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं आपसे एक्सेप्ट करता हूं, एक्सेप्टेड करता हूं, ठीक है, एक्सपेक्ट, बोलिए। क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा। क्या कमेंट कर रहे हैं आप लोग, 7 का बे, बोलिए नेक्स्ट। 7 का ये, नहीं 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 नहीं, तो फिर क्या, 7 का ये, चलिए निवेदिता का 7 का ये, अमन का 7 का ये, काहे ऐसे कर रहा है तुम लोग, बताइए 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 क्या हो जाएगा। डेयरी मिल्क, अरे बोलो आंसर बताओ। चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। अब ऑप्शन क्या क्या आपके पास है, रीड कीजिए इसको। तो ऑप्शन 1975, 1986, 1988, 1990। तो मैंने बताया था ना इसको, कब, 1988, कब, 1988। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, चलिए ध्यान रखना, कब, 1988। रिक्स कैपिटल फाउंडेशन वाज एस्टैब्लिश्ड, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। फर्स्ट आंसर करिए। हाँ सही है, तुक्का लगाते रहो, क्या दिक्कत है, तुक्का ही लगाओगे ना, और क्या करोगे। हम्म, चलिए 8 का बताइए, 8 का। क्या हो जाएगा, 1975, क्या हो जाएगा, 1975। चलिए बहुत अच्छा। जोखिम पूंजी शिलाधार स्थापित किया गया था, रिस्क कैपिटल फाउंडेशन वाज एस्टैब्लिश्ड कब, 1975 में एस्टैब्लिश किया गया था। चैप्टर खत्म। 15 14 चैप्टर हम लोग कवर कर लिए हैं क्लियरली। 14 चैप्टर आज हम लोग कवर कर लिए हैं, बचा हुआ रिमेनिंग चैप्टर अभी ही करेंगे। आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिए, आज का आज पूरा एपीएस खत्म। क्या है चैप्टर नंबर, सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। फर्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन बताइए, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन टेक्नोलॉजी टेक्निकल रिसोर्सेज, निम्न में से कौन तकनीक संसाधन में शामिल है।
उसका वजह आप लोग हैं भाई। आज मैं जो खुश हूं उसका वजह आप लोग हैं, उसका कोई रीजन नहीं है, रीजन बस आप हैं। क्लियरली बढ़ा जाए आगे, आगे बढ़ा जाए। निम्न में से कौन सा तकनीक संसाधन में शामिल है? अब ध्यान रखना, तकनीक संसाधन में क्या शामिल होता है? प्रोडक्शन कोई टेक्निकल रिसोर्सेस है क्या? मार्केटिंग कोई टेक्निकल रिसोर्स? प्रोडक्शन का प्रोसेस हो सकता है, प्रोडक्शन का प्रोसेस हो सकता है, लेकिन प्रोडक्शन और मार्केटिंग तो हो नहीं सकता है। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका? सी। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। क्लियर क्लियर, क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन प्रोसेस हो सकता है, टेक्निकल रिसोर्सेस है, लेकिन प्रोडक्शन और मार्केटिंग कभी रिसोर्सेस हो ही नहीं सकता। लेबर इंटेंसिव टेक्निक किसके लिए यूज है? लेबर इंटेंसिव टेक्निक आज 12 बजे रात तक चलेगा, जब तक रेडी रहो तब तक चलेगा, टेंशन मत लो। बताइए, अब बताइएगा आप लोग करेक्ट आंसर कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक किसके लिए यूजफुल है? श्रम गहन प्रौद्योगिकी उपयोगी है विकासशील देश हेतु, विकसित देश हेतु, पिछड़ी अर्थव्यवस्था हेतु, उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। सलाम, कौन सा आंसर सी सी कर रहा है भाई? फ्यूचर नंबर लिखो ना। चलिए, अमन का आंसर करेक्ट है, अफरीदी का भी सही है, किरण का भी सही है, अनु का भी सही है, कहीं ना कहीं सबका आंसर सही है। किसके लिए? विकासशील देश के लिए, फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। किसके लिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक कौन यूज करता है? जो कंट्री डेवलप है, जो कंट्री डेवलप है, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देश हेतु, डेवलप नहीं, जो कंट्री डेवलप होना रहा है, मतलब वो होना चाह रहा है, ठीक है, विकासशील देश के लिए। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, ए इज द करेक्ट। वेरिएबल आर यूज्ड फॉर टेक्निकल कैपेबिलिटी। चल का प्रयोग प्राय तकनीक उपयोगिता के लिए किया जाता है, किसके लिए? बताइए। थर्ड का आंसर कीजिए आप लोग, थर्ड का आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर करिए फास्ट। चलिए, थर्ड का सी, अफरीदी का थर्ड का सी, और अमन का सी, और आप लोग बताइए, सभी लोग का आंसर आना चाहिए ना। किरण, अनु, निवेदिता, जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग चैट करो। सही है, क्या हो जाएगा? फोर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। बताइए, पूंजी गहन प्रौद्योगिकी क्या लाभ क्या है? पूंजी गहन प्रौद्योगिकी का क्या लाभ है? पूंजी गहन प्रौद्योगिकी का क्या लाभ है? शीघ्र आर्थिक विकास है, सामाजिक प्रभाव है, रोजगार अवसरों में वृद्धि करता है, या उपयुक्त में से सभी? रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, रैपिड का मतलब समझते हो ना, तेज गति से। सोशल इन्फ्लुएंस है, इंक्रीजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, या ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर क्या हो जाएगा? फोर का क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट, डी इज द करेक्ट। बहुत अच्छा किरण, बहुत अच्छा, सबसे पहले किरण का जवाब आया, बहुत अच्छा। अनु, नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव, इंडस्ट्रियल स्टेट इज, औद्योगिक क्षेत्र क्या है? इंडस्ट्रियल एरिया किसको बोलते हैं? इंडस्ट्रियल पैलेस को इंडस्ट्रियल एरिया, क्या सवाल पूछा है भाई? क्या सवाल पूछा बताओ, क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियल एरिया किसको बोलेंगे? इंडस्ट्रियल पैलेस को बोलेंगे। औद्योगिक क्षेत्र किसको बोलेंगे? औद्योगिक स्थान को बोलेंगे। क्लियर, औद्योगिक होना चाहिए था। क्लियर, नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल पार्क किसको बोलेंगे? इंडस्ट्रियल पार्क, जनरल इंडस्ट्रियल क्लस्टर को या स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल क्लस्टर को? दोनों होगा ना, साधारण रहे या विशिष्ट रहे, दोनों ही तो इंडस्ट्रियल एरिया ही है, इंडस्ट्रियल पार्क ही है ना। क्लियरली, क्या हो जाएगा? सिक्स का क्या हो जाएगा? सी, सिक्स का क्या होगा? सी।
क्लस्टर सिस्टम क्या है? समूह व्यवस्था क्या है? क्लस्टर सिस्टम। सही है, सही है। कहाँ हो बादल, क्वेश्चन का जवाब दो। बिल्कुल सही, कहाँ हो बादल, क्वेश्चन का जवाब दो। चलिए जवाब दीजिए आप लोग। हाँ बहुत अच्छा, करेक्ट। ऐसे ही आप लोग आंसर देते रहिए भाई, ऐसे ही आप लोग आंसर करते रहिए सभी लोग। क्या हो जाएगा 7 का आंसर, क्या हो जाएगा बताइए? 7 का बी। क्या अफरीदी, कहां पढ़ लिया 7 का बी? 7 का बी अफरीदी कहां पढ़ लिया, बताओ हमें भी। कौन सा बुक में लिखा हुआ देखा तुमने? 7 का बी आप लोग कहां पढ़ लिए जी? एक दूसरे को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन एक बार रीड कर लो अच्छे से। चलिए क्या हो जाएगा 7 का? ध्यान रखना, रीजनल और ज्योग्राफिकल दोनों होता है, क्लियर। यानी उपक्रमों का खंडीय केंद्रीकरण और भौगोलिक केंद्रीकरण, यानी खंडीय केंद्रीकरण और भौगोलिक केंद्रीकरण दोनों होगा, यानी रीजनल और ज्योग्राफिकल दोनों होता है, यानी बोथ। करेक्ट क्या हो जाएगा आपका? सी द करेक्ट आंसर, सी द करेक्ट आंसर। व्हेन वाज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्लान स्टार्टेड, कब मतलब ये प्लांट कब प्लान कब स्टार्ट किया गया था बताइएगा? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्लान कब लाया गया था? 8 का बताइए, 8 का, 8 का बताइए आप लोग, कब लाया गया था? 8 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? औद्योगिक विकास योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1985 में। कब हुआ था? 1985 में। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1985 में। कब? 1985 में। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनी एडवांटेज ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, निम्न में से कौन सा पूंजी गहन तकनीक का लाभ है? पूंजी गहन तकनीक का कौन सा लाभ है भाई? पूंजी गहन तकनीक का कौन सा लाभ है? उत्पादन के उच्च स्तर, रोजगार अवसरों में वृद्धि होता है, उपयुक्त में से दोनों या इनमें से कोई नहीं। 9 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा, सी द करेक्ट आंसर, सी द करेक्ट आंसर। हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, दोनों करता है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इज अ टाइप ऑफ व्हाट, किसका? टेक्निक का ही टाइप है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या ही टाइप है ना। पूंजी गहन तकनीक किसका एक प्रकार है? तो तकनीक का ही प्रकार है। किसका? तकनीक का। और इसका दो प्रकार होते हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और लेबर इंटेंसिव टेक्निक। पूंजी गहन और श्रम गहन, पूंजी गहन और श्रम गहन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी द करेक्ट, बी द करेक्ट आंसर। पूंजी गहन प्रौद्योगिकी कितनी इतनी उपयोगी नहीं है क्योंकि यह कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इज नॉट मच यूजफुल बिकॉज इट क्या भाई, क्या रीजन, क्या कारण हो सकता है बताइए? उपभोक्ताओं को शोषण करती है ना, बिल्कुल करेक्ट, बहुत अच्छा। क्या हो जाएगा? उपभोक्ताओं का शोषण करती है। पूंजी गहन तकनीक में क्या होता है? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक अगर जो हम लोग यूज करेंगे तो कैपिटल का ज्यादा डिमांड रहेगा, लेबर का कम रहेगा। कैपिटल का ज्यादा डिमांड रहेगा और लेबर का कम रहेगा, तो क्या हो जाएगा बताइए? जब लेबर का कम रहेगा तो क्या होता है? एक्सप्लॉइटेशन कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर को यह शोषण कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट, लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज एप्रोसिएटेड बिकॉज इट इज रिलेटेड विद, किसके साथ में रिलेट करती है? श्रम गहन प्रौद्योगिकी उपयुक्त है क्योंकि इसका संबंध प्रकृति में अविचल है। यस, अनस्टेबल नेचर का है ये। कैसा है? अनस्टेबल नेचर का है। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? 12 का ए इज द करेक्ट, ए इज द करेक्ट, ए इज द करेक्ट, ए इज द करेक्ट, बहुत अच्छा। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 16। चलिए बहुत अच्छा। न मंजिल है न मंजिल का निशा है, न मंजिल है न मंजिल का निशा है, कहाँ पे ला के छोड़ा है किसी ने। क्या बादल बोल रहा है? कल का राजा हम थे, आज हमको कुछ समझ में ना आ रहा है। कल का राजा हम थे, आज हमको कुछ समझ में ना आ रहा है। अरे भाई एक दिन राजा बनने से थोड़ी होता है,
एक दिन राजा बनने से नहीं होता है ना, राजा बने रहो, ये इंपॉर्टेंट है। बाजार में एक दिन आकर पूरा हरदम मचा दिया, पूरा एकदम लगे कि चलो हम है, वो कोई ही नहीं है, लेकिन बाजार में टिके रहना ये इंपॉर्टेंट है। क्लियरली? क्या सॉन्ग था? चलिए अगले सवाल, अगले चैप्टर पे आते हैं। निम्न में क्या संगठन के प्ररूप को निर्धारित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज दैट डिटरमाइंस द फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म को कौन डिटरमाइन करता है? ठीक है, क्या हो जाएगा? आकार। क्या हो जाएगा? आकार। बिजनेस को साइज, कोई बिजनेस को फॉर्म को डिटरमाइन करना है तो बिजनेस को साइज बताएगा। अरे सब डीडी क्यों बता रहा है तुम लोग? आंसर देख के बदल लेता है। बताइएगा, प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में क्या होता है? इन द नेचर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइज, कहां पे अप्लाइज होता है बताइए? सेलर बिहेवियर ना, विक्रेता की सावधानी का नियम, सेलर बिहेवियर। क्लियर? तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका? बी इज द करेक्ट, बी इज द करेक्ट। किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक क्या है भैया? फॉर द मोस्ट नीड ऑफ डेवलपमेंट इन कंट्री, एक देश को विकास अगर जो चाहिए तो इफिशिएंट मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या जरूरी है? इफिशिएंट मैनेजमेंट, इफिशिएंट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अच्छा हुआ तो देश जल्दी ग्रो करेगा, मैनेजमेंट अच्छा हुआ तो देश क्या होगा? बहुत जल्दी आगे जाएगा, यानी कुशल प्रबंध, इफिशिएंट मैनेजमेंट की आवश्यकता है। प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है किसके प्रति? द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टुवर्ड्स ऑल। चलिए बताइए क्या हो जाएगा? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है मैनेजमेंट का किसके प्रति होता? सभी का प्रति, एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट, सेलर, सॉरी हाँ एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट हो गया, फिर आपका क्रिएटर्स हो गया, आपका सोशल जो वर्क जो होते हैं, सोशलिस्ट जो आपके मतलब लोग जो हैं वो सोशल पर्सन के प्रति, यानी कहीं ना कहीं सबके प्रति होता है। क्लियरली? नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोग्राम इज एसेंशियल इन साइंटिफिक, क्या बोला है क्वेश्चन? वैज्ञानिक प्रबंध का निर्धारण आवश्यक है। मैं तो ऐसे ही पढ़ दिया भाई, मैं तो ऐसे ही पढ़ दिया, आंसर आपको ऐसे ही बता दिया हमने। प्रबंध है, क्या हो जाएगा? मैनेजमेंट। इसमें क्या है यार, क्या बोलता है? साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्लानिंग। साइंटिफिक प्लानिंग कहाँ होता है? साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन कहाँ होता है? मैनेजमेंट होता है। क्या होता है? साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है। वैज्ञानिक प्रबंध होता है, वैज्ञानिक नियोजन नहीं होता है, वैज्ञानिक संगठन नहीं होता है। क्या होता है? वैज्ञानिक प्रबंध होता है। क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा बादल, हाँ आया था टेस्ट में। अगले क्वेश्चन, द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की प्रकृति है जन्मजात प्रतिभा के रूप में, अर्जित प्रतिभा के रूप में, बोथ है भैया। कुछ कुछ जन्म से भी होते हैं और कुछ कुछ इधर करके जनरेट किया जाता है। क्लियरली ध्यान रखना, मैनेजमेंट स्किल्स जो होते हैं कुछ कुछ हमें हमारे अंदर जब हम जन्म लेते हैं उस टाइम से भी होते हैं, और कुछ हमने अपने सोसाइटी में रहकर, कुछ अपने इन्वायरमेंट में रहकर सीखते हैं। क्या हो जाएगा? इन वन एबिलिटी और इन एक्वायर्ड एबिलिटी बोथ। 6 का क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट। मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ, मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ खुद से काम करना और टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर बोथ। प्रबंध कला है खुद से काम करने की, स्वयं से काम करने की और दूसरे से काम करवाने की। 6 का आंसर करो ज्ञानसु, वेलकम। फर्स्ट करो 6 का, 6 का हो गया। 7 का, 7 का, 7 क्या हो जाएगा आंसर? सी इज द करेक्ट। मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट मेन एंड डू नॉट द डायरेक्शन। क्या बोला है? प्रबंध व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तुओं का निर्देशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए ध्यान रखना, क्या बोला है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तुओं का निर्देशन। मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ मेन, मेन का मतलब हम लोग
ह्यूमन बींग्स को डेवलप कर सकते हैं, लेकिन हम लोग वस्तुओं को डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं। अगर जो बताओ कोई वस्तु, हम लोग मशीन को बोलेंगे कि चल, तो वो चल सकता है क्या? नहीं ना भैया, वो क्या है, हम लोग उसको इनटेंजिबली बोल सकते हैं। क्लियर, मतलब सॉरी, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि वह खुद से काम नहीं कर सकता है। क्लियरली, वह खुद से काम नहीं कर सकता है, वह निर्जीव है ना, वह खुद से काम नहीं कर सकता है। तो क्या हो जाएगा? यह कथन किसने दिए थे? लॉरेंस एप्ले। किसने किए दिए थे? लॉरेंस एप्ले। ये इज द करेक्ट आंसर, लॉरेंस एप्ले। किसने? लॉरेंस एप्ले। चलिए नेक्स्ट, टॉप लेवल मैनेजमेंट डज नॉट इंक्लूडेड। इस टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंतर्गत कौन नहीं आता है? बताओ, टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंतर्गत कौन नहीं आता है? फर्स्ट आंसर करिए आप लोग, टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंतर्गत कौन नहीं आता है? मैंने आपको बताया था ना, टॉप लेवल मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आता है, ऑडिटर नहीं आएगा। ऑडिटर थोड़ी आएगा, ऑडिटर तो आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट का, ये तो एम्प्लॉइज के जैसा काम करता है ना। चलिए, क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट, इज द करेक्ट। टॉप लेवल मैनेजमेंट इंक्लूड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो दोनों को इंक्लूड करता है। मार्केटिंग मैनेजर को नहीं इंक्लूड करेगा, बिकॉज मार्केटिंग मैनेजर को इंक्लूड नहीं करेगा वो, बिकॉज वो क्या, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का वो है। ठीक है, तो बोथ हो जाएगा। नेक्स्ट, ये सब इजी क्वेश्चन है। मैनेजमेंट क्या? आर्ट एंड साइंस, बोथ आर्ट एंड साइंस है, दोनों है। चलिए, चैप्टर यह भी खत्म हो गया। चलिए, चैप्टर ये भी खत्म हो गया। बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। इस चैप्टर को स्टार्ट किया जाए। ज्यादा नहीं, 4 को चैप्टर और बचा हुआ है। ज्यादा नहीं, 4 चैप्टर और बचा हुआ है, आप लोग अच्छे से कर लीजिए पूरा का पूरा। क्या बोलता है? उत्पादन प्रबंध एवं गुणवत्ता नियंत्रण, प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल। प्रेजेंट प्रोडक्शन सिस्टम इन फैक्ट इज, वर्तमान उत्पादन व्यवस्था वास्तव में है डायरेक्ट प्रोडक्शन, इनडायरेक्ट प्रोडक्शन, प्राइमरी या सेकेंडरी? बताइए आप लोग। क्या बोलता है? प्रेजेंट प्रोडक्शन सिस्टम इन फैक्ट इज, क्या होता है? इनडायरेक्ट प्रोडक्शन होता है ना। क्या होता है? इनडायरेक्ट, यानी अप्रत्यक्ष उत्पादन। पर अप्रत्यक्ष उत्पादन में निम्नलिखित में चरण सम्मिलित है। द फॉलोइंग स्टेप इंक्लूडेड इन इनडायरेक्ट प्रोडक्शन। कौन कौन स्टेप शामिल है भैया इनडायरेक्ट प्रोडक्शन में? बताइए आप लोग, कौन कौन स्टेप शामिल है? क्या हो जाएगा सेकेंड का? डी, यानी ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन और उत्पाद निरीक्षण के महत्वपूर्ण पहलू है। उत्पादन निरीक्षण, प्रक्रिया निरीक्षण, निरीक्षण विश्लेषण या उपयुक्त में से सभी। 3 का क्या होगा? चलिए, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन उत्पादन का प्रकार है? आउट ऑफ द फ्लोइंग विद द मेथड ऑफ प्रोडक्शन, डायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड? डायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड? तो मैंने अभी जस्ट बताया ना, 2 मेथड होते हैं। क्या होता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, बोथ। निम्न में से कौन सी किस्म नियंत्रण की विधि है? आउट ऑफ द फ्लोइंग विच द मेथड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल का कौन मेथड है? क्वालिटी कंट्रोल का कौन मेथड है? चलिए,
क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द फ्लोइंग विच द मेथड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, तो बोथ हो जाएगा ना, इन्फेक्शन मेथड भी और स्टैटिकल क्वालिटी या सेंट्रल मेथड भी होता है, क्लियरली। नेक्स्ट बोथ हो जाएगा, यानी सी इज द करेक्ट। प्रोडक्ट लॉन्चिंग शुड बी सोल्ड बाय द डेडिकेटेड मार्केट आउट ऑफ द फ्लोइंग, उत्पादन का प्रारंभ बाजार निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होना चाहिए, पूर्ति, मांग, प्राथमिक मार्केट या सेकेंडरी मार्केट, द्वितीय मार्केट, किसके द्वारा? बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, किसके द्वारा? तो डिमांड के अनुसार हमें देखना चाहिए। बोला गया उत्पादन का प्रारंभ बाजार में निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित, मतलब जो उत्पादन जो हम लोग करेंगे किसके द्वारा करेंगे, किसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो जितना डिमांड रहेगा उतना ज्यादा हम लोग अधिक करेंगे। इसका क्या हो जाएगा, 6 का क्या हो जाएगा, बी द करेक्ट, क्या हो जाएगा, बी द करेक्ट, मांग के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। अगले का प्रयोग पैराग्राफ, यातायात अथवा सिंप्लेक्स का प्रयोग पैराग्राफ, यातायात अथवा सिंप्लेक्स रीतियों में किया जाता है। लीनियर मूल्यांकन, क्रांतिक पथ विश्लेषण, उत्पाद निरीक्षण, कार्यक्रम रूपरेखा। डॉट इज यूज्ड इन ग्राफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सिंप्लेक्स मेथड, लीनियर प्रोग्रामिंग, क्रिटिकल पथ एनालिसिस, प्रोडक्ट इन्फेक्शन या शेड्यूलिंग, किसके द्वारा? बताइए आप लोग। तो 7 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, लीनियर मूल्यांकन यानी लीनियर प्रोग्रामिंग, ए इज द करेक्ट, ए इज द करेक्ट। उत्पाद रूपरेखा की प्रक्रिया विभाजित है। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन डिजाइन इज डिवाइडेड इनटू, कितने कैटेगरी में है बताइए आप लोग? ये सवाल बार बार भी आता है क्वेश्चन में, आपको देखने को ही मिलता होगा, बताइए। फर्स्ट, चलिए आंसर करिए आप लोग। कितने भागों में बांटा गया है? 8 का क्या हो जाएगा, तो 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 कैटेगरी। नेक्स्ट चैप्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट, बहुत इजी चैप्टर है, इसको 10 मिनट में खत्म करता हूं। मार्केटिंग मैनेजमेंट को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। चैप्टर नंबर क्या है, 18 है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, विपणन अवधारणा क्या हो, उत्पादन मुखी है, विपणनमुखी है, ग्राहकों मुखी है, या ये तीनों होता है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन ओरिएंटेड, सेल्स ओरिएंटेड या कंज्यूमर ओरिएंटेड, कस्टमर ओरिएंटेड, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? चलिए इस चैप्टर का आंसर करिए आप लोग। मार्केटिंग खत्म करने वाले हैं फर्स्ट, तो ऑल ऑफ दीज क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज यानी सभी के ओरिएंटेड होते हैं। अच्छे ब्रांड की क्या विशेषता होती है, सूक्ष्म नाम होने चाहिए, स्मरणीय होने, आकर्षक होने चाहिए, यानी शॉर्ट नेम, मेमोरेबल मतलब याद, अट्रैक्टिव होना चाहिए। ऑल ऑफ दीज गुड ब्रांड का यही फीचर्स होते हैं। नेक्स्ट, ऑल ऑफ दीज हो गया। चलिए, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर आर, स्वाभाविक ग्राहक होते हैं वे लोग जिन्हें सेवा अथवा उत्पाद की आवश्यकता है, वे लोग जिन्हें सेवा एवं उत्पाद की आवश्यकता है, जो लोग सेवा अथवा उत्पाद खरीदने के योग्य हैं, जो लोग सेवाएं अथवा उत्पाद क्रय करने के इच्छुक है। क्या लगता है, आवश्यकता भी है तो कस्टमर माना जाएगा, खरीदने योग्य भी है फिर भी कस्टमर माना जाएगा, और इच्छुक भी है फिर भी कस्टमर माना जाएगा। भविष्य की बात कर रहा है ना, भविष्य प्रोस्पेक्टिव मतलब प्रोस्पेक्टिव कस्टमर यानी फ्यूचर वाले कस्टमर कौन का है, तो हमारा सब हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, पर्सनल सेलिंग क्या होता है, कौन सा सेलिंग होता है, वर्बल होता है, रिटेन होता है, विजुअल होता है, क्या होता है? पर्सनल सेलिंग क्या होता है? बहुत अच्छा आंसर आ रहा सभी का। पर्सनल सेलिंग क्या होता है, तो पर्सनल सेलिंग वर्बल सेलिंग होता है ना। 4 का क्या हो जाएगा, ए द करेक्ट, ए द करेक्ट, मौखिक प्रस्तुति होती है। विपणन अवधारणा का महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज फॉर, किसके लिए, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो कंज्यूमर, सोसाइटी, प्रोड्यूसर, जो सामान बना रहा है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो सामान बना रहा है उसके लिए, सोसाइटी के लिए भी और कंज्यूमर के लिए भी, यानी तीनों का तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। करेक्ट, यानी समाज के लिए भी, उत्पाद उपभोक्ताओं के लिए भी, उत्पादक के लिए भी, यानी ऑल ऑफ दीज। द परचेस एडवर्टाइजमेंट, सॉरी द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजमेंट,
विज्ञापन का उद्देश्य क्या है? द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का क्या पर्पस है? द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजमेंट टू अट्रैक्ट पोटेंशियल बायर, टू इन्फॉर्म द गाइड कस्टमर, टू मेक पब्लिसिटी ऑफ प्रोडक्ट। ध्यान रखना, एडवर्टाइजमेंट का जो मेन जो पर्पस जो होता है, कस्टमर को अट्रैक्ट करना, वायर को या कस्टमर को मतलब जो खरीदने वाले जो उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, और पब्लिसिटी के लिए भी। तो ऑल ऑफ दीज मनी स्पेंड और मार्केटिंग। अगर हम लोग मार्केटिंग पे पैसा खर्च कर रहे हैं तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट। क्या माना जाएगा? इन्वेस्टमेंट। क्या? इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, इन योर मार्केट आर इंक्लूडेड। आपके मार्केट में क्या क्या आता है? आपके क्षेत्र के सभी व्यक्ति, वे व्यक्ति जिन्हें आपकी सेवाओं अथवा उत्पादों की आवश्यकता है, वे व्यक्ति जो इनका भुगतान करने योग्य है। अरे सब तो है भैया हमारे मार्केट के अंतर्गत, हमारे मार्केट के अंतर्गत सब तो है ना, ऑल ऑफ दीज ना। नेक्स्ट, ऑल ऑफ दीज ना, आर्ट का भी क्या है? ऑल ऑफ दीज। एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है? विज्ञापन है एक व्यक्तिगत संप्रेषण प्रक्रिया, एक गैर व्यक्तिगत संप्रेषण प्रक्रिया है, एक लिखित संप्रेषण प्रक्रिया है, इनमें से कोई नहीं। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है बोलिए? 9 नंबर क्वेश्चन का ध्यान रखना, पर्सनल कम्युनिकेशन प्रोसेस नहीं है और ना रिटन कम्युनिकेशन प्रोसेस है। तो क्या? नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन प्रोसेस है, नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन यानी एक गैर व्यक्तिगत संप्रेषण है। ऑप्शन बी द करेक्ट। फॉर बिजनेस मार्केटिंग, व्यवसाय के लिए विपणन क्या है? जरूरी है, जरूरी है ना। व्यवसाय के लिए विपणन क्या है? अनिवार्य है। क्या? कंपलसरी है। अब बताओ, व्यवसाय कर लिए और विपणन मार्केटिंग करवे नहीं करेंगे तो हमारा व्यवसाय चलेगा क्या? नहीं ना, तो कंपलसरी है ना। सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र किसका होता है? सबको पता होना चाहिए, तो ट्यूशन करवाए हैं मार्केट में अधिक, रेगुलर क्लास में भी। ये तो क्लास रेगुलर क्लास में भी क्वेश्चन करवाए। बताइए 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अरे पैकेजिंग का होता है सबसे बड़ा क्षेत्र। किसका होता है? सबसे बड़ा अधिक क्षेत्र किसका होता है? पैकेजिंग का। विपणन प्रक्रिया क्या व्यय क्या होता है? अभी जस्ट मैंने बताया था। बताइए, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इज अ बर्डन। किस पे बर्डन पड़ता है? विपणन व्यय का भार है, सॉरी विपणन व्यय का भार पूछा है ना, एक मिनट। विपणन व्यय का भार है तो सब पे पड़ता है, इंडस्ट्रियल पे, जो इंडस्ट्री जो प्रोड्यूसर जो होता है उसका, बिजनेसमैन पे भी और कंज्यूमर पे भी, जो गुड्स को बना रहा है उस पे भी, जो बेच रहा है उस पे भी, और जो खरीद रहा है उस पे भी। जो गुड्स को बना रहा है, जो बेच रहा है, खरीद रहा है, सब पे पड़ता है, ऑल ऑफ दिस। लेबलिंग, लेबलिंग क्या है भैया? अनिवार्य, आवश्यक है, ऐच्छिक है, धन की बर्बादी है। बताइए आप। 13 नंबर क्वेश्चन। लेबलिंग ज्यादा अनिवार्य नहीं रहता लेकिन आवश्यक है। ज्यादा अनिवार्य नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन क्या है? नेसेसरी है। द फैक्टर अफेक्टिंग मार्क प्रोडक्ट मिक्स। कौन कौन फैक्टर है जो प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट मिक्स को अफेक्ट करता है? उत्पाद उत्पाद मिश्रण को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन है? बताइए। विपणन, उत्पाद, वित्तीय, मार्केटिंग, प्रोडक्शन और फाइनेंशियली, फाइनेंशियल यानी फाइनेंसिंग। क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14। 14 का आंसर करो, 14 का। फोर्टीन का आंसर करिए आप लोग। 14 का आंसर करिए, 14 का आंसर का मैं वेट कर रहा हूं आपका। क्या है ज्योति, आंसर गलत देती है, बोलो। अरे प्रोडक्ट में इसकी बात कर रहा है ना, मार्केटिंग अफेक्ट करेगा ना उसको। क्या करेगा? मार्केटिंग यानी विपणन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ए हो जाएगा। फाइनेंशियल क्यों करेगा? प्रोडक्शन क्यों करेगा? मार्केटिंग करेगा ना। ब्रांड इंडिकेट, ब्रांड क्या इंडिकेट करता है? सिंबल, डिजाइन, नेम सब बताता है भैया, ब्रांड सब बतलाता है। ब्रांड कहीं ना कहीं ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, डिजाइन भी बताता है, चिन्ह भी बताता है, नाम भी बताता है। विपणन का लाभ, द एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग किसको होता है? सबको होता है। विपणन का वर्डन अगर जो मतलब एडवर्टाइजमेंट का वर्डन अगर जो सब पे पड़ रहा है, सॉरी मार्केटिंग का वो जो होता है ना, मतलब एडवांटेज जो होता है, विपणन का जो लाभ होता है उपभोक्ताओं का भी होता है, व्यवसायियों का, निर्माताओं का, यानी सबका होता है, ऑल ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर पे आ गए हम लोग अब। बस इसके बाद 2 चैप्टर और बचा हुआ है।
जुड़े रहिए आप लोग, अभी तक लास्ट तक जुड़े रहिए, सबका सब करवा दूंगा, टोटल का टोटल क्वेश्चन करवा दूंगा। क्या बोलता है पब्लिक? एनर्जी डाउन, बैटरी डाउन। क्या बोलते हैं, बोलिए, सुनना चाहते हैं थोड़ा। बोला जा। कंटिन्यू किया जाना, ज्यादा नहीं बचा है भाई, थोड़ा सा और जोर डाल लो, 3 चैप्टर और बचा हुआ है, 19, 20, 21। स्टार्ट करते हैं अभी, अभी कंटिन्यू करते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। आज खत्म, आज खत्म, कल से फिर बीएसटी का लेकर आऊंगा, कल से बीएसटी लेकर आऊंगा। आज इसको खत्म कर देता है ना। रेडी हो सभी लोग? बहुत अच्छा ऋषभ, बहुत अच्छा। चलिए कंटिन्यू करते हैं, फिर टाइम नहीं है फिर तो। पब्लिक डिपोजिट आर द सोर्स ऑफ, जन निपेक्ष साधन है अल्पकालीन वित्त का, दीर्घकालीन वित्त का, मध्यकालीन वित्त का या सामाजिक निवेश का, बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आप लोग आंसर खाली करते रहो। क्या होता है पब्लिक डिपॉजिट? जो होता है मध्यकालीन होता है, क्या होता है, मीडियम टर्म्स ऑफ फाइनेंस होता है। क्या होता है, मीडियम टर्म्स ऑफ फाइनेंस। पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है, मीडियम टर्म्स ऑफ, सॉरी, पब्लिक मीडियम टर्म्स ऑफ फाइनेंस होता है। चलिए, संचय अधिमान अंशों पर लाभांश दिया जाता है, डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इज गिवन इन द ईयर ऑफ लॉस, इन द ईयर ऑफ प्रॉफिट, एवरी ईयर वेदर लॉस देयर इज प्रॉफिट और लॉस। क्या होता है, हर वर्ष दिया जाएगा, या लाभ वाले वर्ष में दिया जाएगा, या हानि वाले वर्ष में दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, बोलिए। ध्यान रखना, प्रेफरेंस शेयर पे जो हम लोग जो शेयर देते थे, चाहे तो लाभ हो या तो हानि हो, भैया सब साल मिलेगा, हर एक साल मिलेगा, प्रत्येक साल मिलेगा, लाभ हो या हानि हो, प्रेफरेंस रहा, लाभांश रहा, अधिमान जो होता है, क्या बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर को हिंदी में, पूर्वाधिकार अंश ना, सॉरी पूर्वाधिकार अंश, तो पूर्वाधिकार अंश पे लाभ हो या हानि हो सब में दिया जाएगा। नेक्स्ट, नेकेड डिवेंचर क्या होता है, नगन ऋण पत्र, सबको पता है नगद है, अगर जो नगन है, खुला डिवेंचर है तो आरक्षित होगा, अनसिक्योर्ड होगा ना, क्या होगा, अनसिक्योर्ड होगा। नेकेड डिवेंचर क्या होता है, अनसिक्योर्ड होता है। नेकेड डिवेंचर क्या होता है, अनसिक्योर्ड होता है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है। चलिए बताइए, आईएफसी कब एस्टेब्लिश किया गया था, आईएफसीआई, आईएफसीआई। हाँ फर्स्ट तो करवा रहा हूं ना, अब क्या करवाऊं, फर्स्ट तो ही करवा रहा हूं, इतना फर्स्ट तो करवा रहा हूं। बताओ आईएफसीआई कब एस्टेब्लिश किया गया था, ये तो बताया हुआ सवाल है, अब इसको तो नहीं बताओगे तो दिक्कत होगा ना थोड़ा। आईएफसीआई कब एस्टेब्लिश किया, चलिए आईएफसीआई कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1948 में। कब, 1948 में आईएफसीआई कब लाया गया था, 1948। बॉन्ड लोन इज सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म, सिंपल सी बात है ना, बॉन्ड लोन क्या होता है, लॉन्ग टर्म, बॉन्ड लोन क्या होता है, बॉन्ड लोन इज अ सोर्स ऑफ, ध्यान रखना, बॉन्ड लोन हम लोग लॉन्ग टर्म से बोल सकते हैं और मीडियम टर्म से बोल सकते हैं, बोथ रहा तो बोथ के साथ में, अगर जो बोथ नहीं है तो क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट। चलिए 7 का, द रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर पे क्या होता है, चलिए बताइएगा। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर फिक्स होता है, सेमी वेरिएबल होता है, वेरिएबल होता है, या इनमें से कोई नहीं। 7 का आंसर करो सभी लोग, 7 का। प्रेफरेंस शेयर पे जो रेट जो दिया जाता है, डिविडेंड जो पेमेंट किया था वो फिक्स रहता है, क्या रहता है, एक रेट रहता है, फिक्स रेट रहता है, फिक्स रेट रहता है। नेक्स्ट, आईडीबीआई एस्टैब्लिश्ड इन
आईडीबीआई कब एस्टेब्लिश किया गया था? आईडीबीआई आईडीबीआई कब लाया गया था? आईडीबीआई 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 1954 में। कब? 1954 में। चलिए नेक्स्ट, डिविडेंड इज, लभांश क्या है? डिविडेंड क्या है भाई? डिविडेंड इज, लभांश क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है ना, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। नेक्स्ट, अंश निर्गमन, निर्गम एक स्रोत है। इशू ऑफ शेयर इज अ सोर्स ऑफ, इशू ऑफ शेयर इज अ सोर्स ऑफ, इशू ऑफ शेयर कौन सा सोर्स है? इशू ऑफ शेयर कौन सा सोर्स है? इशू ऑफ शेयर कौन सा सोर्स है बताइए आप लोग। तो दीर्घकालीन वित्त का। नेक्स्ट, री इन्वेस्टमेंट और प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ, लाभों का पुनः निवेश एक स्रोत है। जो मैंने लाभ कमाया उसको फिर से मैं अगर जो इन्वेस्ट कर दे रहा हूं तो वो कौन सा सोर्स में आएगा? वह कौन सा सोर्स है बताइए आप लोग। लाभों का पुनः निवेश कौन सा सोर्स है? ये भी लॉन्ग टर्म है। क्या है? लॉन्ग टर्म, दीर्घकालीन है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस। एसएफसी, एसएफसी एक्ट भारत में किस वर्ष पारित किया गया था? एसएफसी एक्ट भारत में किस वर्ष पारित किया गया था? एसएफसी एक्ट भारत में किस वर्ष पारित किया गया था बताइए। कब लाया गया था? 1991 में, 51 सॉरी 1951 में। कब? 1951। चैप्टर नंबर 19 भी खत्म हो गया, 20 पे आते हैं। क्या लागत एवं लाभ का निर्धारण? डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। चलिए, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बताओ, कौन सा इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है? रेंट, वेजेस, एडवर्टाइजमेंट, सबका सब ऑपरेटिंग के लिए खर्चे किए जा रहे हैं। बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए सबका सब खर्चे किए जा रहे हैं। सबका सब मेरा क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही है, सबका सब मेरा क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही है। क्लियर? सही है, सही है। चलिए बताइए आप लोग, फर्स्ट का क्या हो जाएगा? फर्स्ट का क्या होगा आंसर? बहुत अच्छा। प्राइस पॉलिसी इन फेवर ऑफ कंज्यूमर, इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट, इन फेवर ऑफ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर, सॉरी इन द फेवर ऑफ प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर, या इन द फेवर ऑफ ऑल। मूल्य नीति होती है किसके पक्ष में होती है? मूल्य नीति किसके पक्ष में होती है? मूल्य का जो नीति जो हम लोग करते हैं किसके पक्ष में करते हैं? मूल्य नीति होती है सभी के पक्ष में होना चाहिए। किसके पक्ष में होना चाहिए? सभी के पक्ष में, ऑल ऑफ दीज। टोटल कॉस्ट में क्या शामिल होता है? ऑल, सभी कॉस्ट शामिल होता है। प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी ऑल ऑफ दीज सब शामिल होता है। नेक्स्ट, टेलीफोन वाला एक्सपेंसेस क्या होता है? वेरिएबल। क्या होता है? सेमी वेरिएबल, सॉरी सेमी वेरिएबल होता है। क्या होता है? टेलीफोन का व्यय क्या होता है? अर्धचल व्यय है, अर्धचल व्यय है। कौन सा व्यय है? अर्धचल व्यय है। चल लागत का सर्वश्रेष्ठ मतलब श्रेष्ठतम उदाहरण क्या है? द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मटेरियल ऑफ कॉस्ट, वेल्थ ऑफ टैक्स, एयर रेंट। किसका पूछा है बताओ? वेरिएबल कॉस्ट का। किसका? वेरिएबल कॉस्ट का। हाँ सही है। वेरिएबल कॉस्ट का क्या? मटेरियल क्या हो जाएगा? मटेरियल जो होता है वेरिएबल कॉस्ट का बेस्ट एग्जांपल है इसमें से। सामग्री लागत वेरिएबल कॉस्ट के अंतर्गत आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फैक्ट्री ओवरहेड? इनमें से कौन सा कारखाना का ऊपरी व्यय नहीं है? ऊपरी व्यय नहीं है। चलिए, तो फैक्ट्री का इंश्योरेंस यूपरी व्यय नहीं है। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? 6 का ए। फैक्ट्री लागत प्रति इकाई बढ़ती है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज व्हेन, कब बढ़ेगी? फिक्स कॉस्ट कब बढ़ेगा बताइए आप लोग। क्लियर? यानी फैक्ट्री कॉस्ट जब बढ़ता है जब प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है।
प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन डिक्रीज होगा तो फैक्ट्री का फिक्स कॉस्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट। 7 का क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिक्स कॉस्ट। इसमें से फिक्स कॉस्ट का एग्जांपल कौन है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, चार्जेबल एक्सपेंसेस, सैलरी ऑफ मैनेजर, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। क्या हो जाएगा करेक्ट, 8 का बताइए। निम्न में से कौन अस्थायी लागत का उदाहरण है, प्रत्यक्ष सामग्री लागत, चार्ज योग लागत, कार्यालय प्रबंधक का वेतन या प्रत्यक्ष श्रम लागत। बताइए फर्स्ट क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन अस्थायी लागत का उदाहरण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का एग्जांपल क्या हो जाएगा, सैलरी ऑफ ऑफिस मैनेजर। क्या हो जाएगा, सैलरी ऑफ ऑफिस मैनेजर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिक्स कॉस्ट, ये तो हो गया ना। चलिए चैप्टर वो भी खत्म हो गया, अगले चैप्टर 21 नंबर, चैप्टर नंबर 21 पे आते हैं। ठीक है, ये आज का लास्ट चैप्टर होगा आई होप। स्टेज ऑफ ग्रोथ आर बर्थ ग्रोथ, डेवलपिंग या एक्सटेंशन। ये तीनों बताया था पुनः, समृद्धि का स्तर तीनों बताए थे, जन्म स्तर, विकास स्तर और विस्तार का स्तर। ये तो बहुत ईजी है, ऑल ऑफ दीज। चलिए, एक संघीय एक तकनीक है, संघीय एक तकनीक है, conglomeration is a technique to expand in the same industry, diversify in the same other area, taking over the units या divided the organizational in sub units। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, चलिए बताइए। बताइए सब फर्स्ट क्या बोलता है, संघीय एक तकनीक है, बी द करेक्ट आंसर, बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जनरली डाइवर्सिफिकेशन इज अ क्लासिफाइड इनटू, समझ आता है, विविधीकरण वर्गीकृत किया जाता है, कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है, कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है, बताइए आप लोग कितने भागों में, तो 4 भागों में। कितने भागों में, 4 भागों में, यानी 4 वेज। कितने वेज में, 4 वेज में। क्लियर। चलिए, एकीकरण से क्या समझते हैं, इंटीग्रेशन मीन्स क्या होता है, आंतरिक विस्तार, बाहरी विस्तार, आंतरिक एवं बाहरी विस्तार, या उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। एक्सपैंडिंग इंटरनली मतलब इंटरनली एक्सटर्नली, और एक्सपैंडिंग एक्सटर्नली और एक्सटर्नली दोनों, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों। क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए। देखना, एकीकरण से अभिप्राय होता है कि बाहरी का विस्तार होता है, बाहरी विस्तार होता है, यानी एक्सपैंडिंग एक्सटर्नली। अंडर मार्केट पेंट्रेशन का मतलब बाजार वेधन में है, एक संपत्ति स्कूटर, एक संपत्ति दूसरे के लिए विनिमय है, एक पुरानी संपत्ति स्कूटर एक नए से बदलना, एक संपत्ति स्कूटर कैश में बेचना, एक संपत्ति स्कूटर ऑनलाइन परचेस या ऑनलाइन परचेस सिस्टम पर बेचना। क्या हो जाएगा, अंडर मार्केट पेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, अन एसेट स्कूटर इज एक्सचेंज फॉर अनदर, अन ओल्ड एसेट स्कूटर इज एक्सचेंज फॉर न्यू वन, या अन एसेट स्कूटर इज सोल्ड फॉर कैश। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। 5 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ना कोई सामान अगर जो कैश में बेच रहा है उसका मतलब क्या होता है, बाजार वेधन होता है। कोई सामान अगर जो कैश में बेच रहा है उसका मतलब क्या होता है, बाजार वेधन होता है। सीधा करेक्ट आंसर। एट डिक्लाइन स्टेज ऑफ ग्रोथ, विकास की गिरती स्थिति में उद्यमी अपने आप को जीवित रखना कठिन पाता है, उद्यमी को तेज गति की हानियां होती है, उद्यमी को दुकान बंद करने का अच्छा मानता है, यानी सब भैया ये सब हो जाएगा करेक्ट। तो आपका डी हो जाएगा, सब ऐसा ही मन करेगा। पता अगर जो किसी का व्यवसाय डाउन चल रहा हो, किसी का बिजनेस डाउन स्थिति पे हो, गिरता हुआ डिक्लाइन स्टेज पे हो, तो क्या चाहेगा, यही चाहेगा ना कि हम अपने बिजनेस को बंद कर दे, हम अपने बिजनेस को क्या कर दे, बंद कर दे। मैं जो काम जो कर रहा हूँ, जो हानि हो रही, जो ज्यादा जो तेज हो रही है, जो मतलब मैं ज्यादा जो लॉस बेयर कर रहा हूँ उसको हम कम करने का प्रयास करेंगे, यानी क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। मर्जर का मतलब क्या होता है, सममेलन का अर्थ क्या होता है, एक संगठन द्वारा दूसरे संगठन को ले लेना, दो या दो से अधिक संगठनों का मिश्रण, अन्य संगठन में नियंत्रण। ये क्या, ये सब ऑप्शन नहीं होगा, बी इज द करेक्ट होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर बिजनेस। मर्ज का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से मिल जाना। मर्ज का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से मिल जाना। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर बिजनेस। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट।
अंडर फ्रेंचाइजी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा आपके एग्जाम में। फ्रेंचाइजी के अंतर्गत क्या होता है? फ्रेंचाइजिंग क्या होता है? फ्रेंचाइजिंग, फ्रेंचाइजिंग करना मतलब कि जो बड़े कंपनियां जो होती है ना, जैसे प्रोड्यूस करे तो उसका छोटा छोटा फ्रेंचाइजर डाला हुआ रहता है। फ्रेंचाइजिंग, अंडर फ्रेंचाइजिंग ध्यान रखना। फ्रेंचाइजिंग के अंतर्गत उत्पाद पर नियंत्रण फ्रेंचाइजर के पास रहता है, उत्पाद पर नियंत्रण फ्रेंचाइजी के हाथ में रहता है, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। अंडर फ्रेंचाइजिंग, कंट्रोल ऑन द प्रोडक्ट रिमेन इन द हैंड्स ऑफ फ्रेंचाइजर, कंट्रोल ऑन द प्रोडक्ट गोज इन द हैंड्स ऑफ फ्रेंचाइजी, या ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा? फ्रेंचाइजर बड़ा कॉन्सेप्ट है, फ्रेंचाइजी छोटा कॉन्सेप्ट है। फ्रेंचाइजर कहने का मतलब कि जो जो मेन मालिक होता है, फ्रेंचाइजी का मतलब कि जो उसका जो एक पार्ट होता है। कहने का मतलब कि मैं एक मान चलो कि कोई इंस्टीट्यूट का मालिक और मैं अपना इंस्टीट्यूट अलग अलग डिवाइड में, मतलब अलग अलग क्षेत्र अलग अलग एरिया में मैं अपना फ्रेंचाइजी डाल रखा हूं, तो वो छोटा कॉन्सेप्ट है। तो क्या होता है, किसके कंट्रोलिंग किसके पास रहेगा? फ्रेंचाइजर के पास। जो बड़ा कॉन्सेप्ट है, जो बड़ा कॉन्सेप्ट है किसके पास? फ्रेंचाइजर के पास कंट्रोल रहेगा। यानी 8 का ए करेक्ट हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। सब गलत आंसर करता है तुम लोग। 8 का ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आज का लास्ट चैप्टर। चलिए, आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत किया आज के लिए। आज का लास्ट चैप्टर है। चलिए बताइए, ये तो बहुत ईजी है। ड्यूटी ऑफ इंटरप्रेन्योर क्या होता है? उद्यमी का कर्तव्य है मुनाफा वसूली करना, कर चोरी करना, पर्यावरण प्रदूषण, या इनमें से कोई नहीं। बताइए, उद्यमी का कर्तव्य क्या है? उद्यमी का मुनाफा वसूली करना, ऐसा कुछ कर्तव्य नहीं होता है उद्यमी का। क्या हो जाएगा बताइए सभी लोग? ये तो इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर करो आप लोग। कम पर इसको तो आंसर करो आप लोग। अरे कोई काम नहीं होता भैया, ना मुनाफा चोरी कर सकता, ना कर चोरी कर सकता, ना प्रदूषण ज्यादा फैला सकता। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द पर्सनल ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी वन एज he act in his own interest to assure that the right and legitimate interested of all others are not impinged. This statement is given by गजब। सामाजिक उत्तरदायित्व अपने स्वयं के हित में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्तिगत दायित्व है, क्योंकि विश्वास हो कि दूसरे के अधिकार तथा नियोजित हित न कर टकराए। यह कथन किनके द्वारा है भैया बताओ? अरे क्या सवाल पूछ दिया भाई, क्या सवाल पूछ दिया? बहुत कंफ्यूजन है। कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लीजिए। किनके द्वारा कहा गया था? कुंडेजेंट ऑर्डिनल के अनुसार। किनके द्वारा? कुंडेजेंट ऑर्डिनल के अनुसार। डी इज द करेक्ट आंसर। कमी चांस है कि बिहार बोर्ड पूछे। सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ से उन नीतियों को लागू करना, उन निर्णयों को लेना अथवा उन कार्यों को करना जो समाज के उद्देश्य एवं मूल्य के लिए वांछनीय है। यह कथन किनका है? अलग है। Why social responsibility we mean to execute those policy to take the decision or to do these activity which are desirable for social objective and value. This statement is given by, बताइए किनके द्वारा कहा गया था ऐसा? एच आर बोमेन। किनके द्वारा? एच आर बोमेन। लॉ रिलेटेड किससे? बताइएगा। व्यवसाय से संबंधित है, बिजनेस से लॉ तो सब तो है। कंपनीज लॉ, पार्टनरशिप लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सब लॉ है। द कॉजेस ऑफ पॉपुलेशन आर, प्रदूषण के कारण क्या है? मोटर गाड़ियां तथा यातायात, जंगलों की कटाई, बढ़ती हुई जनसंख्या, सब है। सब है, सब पॉपुलेशन का कारण सब है, प्रदूषण का कारण सब है। हु हैज डिफाइंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्व किसने परिभाषित किया था? ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त। बताइए 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए। हु हैज डिफाइंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कौन डिफाइन किया था बताओ? एच आर बॉमेन। कौन किए थे? एच आर बॉमेन। एच आर बॉमेन नहीं किए थे। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर आर, किसके प्रति भाई? चलिए
फर्स्ट आंसर करो। बहुत अच्छा। अंतिमा देवी आ गए हैं मेरे साथ, वेलकम। 7 का क्या हो जाएगा? 7 का डी, अंतिमा देवी, करेक्ट आंसर, बहुत अच्छा। देखिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंटरप्रेन्योर का क्या होता है? टुवार्ड्स सोसाइटी, टुवार्ड्स गवर्नमेंट, टुवार्ड्स इन्वायरमेंट, टुवार्ड्स क्रिएटर्स होता है, यानी सभी का प्रति होता है, ठीक है। ऑल ऑफ दीज। आज के लिए इतना ही है स्टूडेंट। जितना ईपीएस का क्वेश्चन है मैं 2 पार्ट में कवर कर दिया हूं, ठीक है। पार्ट 1 में हमने पार्ट जो ए करवाया है उसमें 1 से लेके 10 चैप्टर किया है। जो बच्चे नए हैं या जो पहले से या वीडियो नहीं देखे जाके पार्ट ए देख लीजिए आप लोग, वहां ईपीएस का 1 से लेके 10 चैप्टर वाइज मैंने कवर करवा दिया। इससे ज्यादा क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में पूछेगा नहीं, क्लियर। और पार्ट बी में जो मैंने करवाया है स्टूडेंट, पार्ट बी में जो मैंने करवाया है 11 से लेके चैप्टर नंबर 22 तक मैंने करवा दिया, यानी पूरा का पूरा चैप्टर कवर करवा दिया है। चलिए आपके लिए मैंने इतना मेहनत किया, तो आप जाकर इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, आपके एग्जाम में ज्यादा चांसेस यहीं से क्वेश्चन आने का है, ठीक है। और बाकी अपने फ्रेंड सर्कल में एक बार शेयर कर देंगे जो बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए हैं लाइव क्लास को। बाकी आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, ठीक है। जाते जाते आपके लिए चंद लाइनें सुना जाता हूं, सुन लेना। क्या सफलता पाएगा जो निर्भर गैरों पर है? क्या सफलता पाएगा जो निर्भर गैरों पर है? अगर जो आपको सफलता पाना है तो खुद पर निर्भर होना पड़ेगा, डिपेंड्स ऑन सेल्फ, क्लियरली। तो जो गैरों पे निर्भर है, जो दूसरे पर निर्भर है, जो खुद अपने पे निर्भर नहीं हो, क्या सफलता पाएगा? गैरों पर है, ठीक ना। क्या सफलता पाएगा वो जो निर्भर गैरों पर है, मंजिल तो उनके कदमों में है जो चलता खुद के पैरों पर है, क्लियरली। आपको अगर जो सफल होना है तो आपको अपने आप पे खड़ा होना पड़ेगा, अपने आप के पैर पे चलना पड़ेगा, खुद से आपको रिस्क लेना पड़ेगा, क्लियरली। कोई दिक्कत, कोई परेशानियां है तो आप हमें बता सकते हैं।